Hello students, how was your Anubhav test number 4? I hope it has been good. Now, myself Ajay Singh Gehlaut and I am here to discuss the economy and ecology portion of this Anubhav test number 4. So let's start with the first question. First of all, I am going to cover economy portion, then we are going to move towards the ecology portion. So पहले question से start करते हैं. The first question that we have is, a country with a shrinking current account deficit is likely to experience which of the following? So सबसे पहले you should know what is the current account deficit and what does this shrinking means. So एक थोड़ा बेसिक मैं आपको दे देता हूं इसका कि what is current account deficit and what do the shrinking means. See, if you talk about BOP, your balance of payment, so it basically have three parts: current account, capital account and forex. So in the current account there are two portions, one is visible and another one is invisible. In the visible part you have exports and imports. So there is one export part and there is one import part. So the difference of these two, it becomes your trade deficit. कितना एक्सपोर्ट हुआ कितना इंपोर्ट हुआ, उन दोनों को जब हम लोग सम करेंगे कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट बिकम्स योर ट्रेड डेफिसिट. If we are importing more and exporting less, then it is a trade deficit. If we are exporting more and importing less, then it becomes a trade surplus. So इंडिया के अंदर बेसिकली क्या होता है, वी ऑब्जर्व ट्रेड डेफिसिट बिकॉज वी इंपोर्ट मोर. चाइना के अंदर इट इज ट्रेड सरप्लस बिकॉज चाइना एक्सपोर्ट्स मोर. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. दिस इज पार्ट ऑफ योर बेसिक पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. देन सेकंड पार्ट हियर इज इनविजिबल्स. इनविजिबल्स में क्या आएगा, इनविजिबल्स में आएंगी सर्विसेज. कोई भी सर्विस दी जा रही है, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप किए जा रहे हैं, वो किसमें आएंगे, सर्विसेज के अंदर. देन इनकम, अगर कोई रेंट आउट की गई है आपकी प्रॉपर्टी वगैरह या बाहर आपने कोई एंटरप्राइज खोला हुआ है जहां से जो इनकम आती है वो भी किसमें आएगा, इनविजिबल्स में आएगा. थर्ड पार्ट इज ट्रांसफर्स. कोई भी गिफ्ट आता है या कोई भी रेमिटेंसेस वगैरह आती है वो किसमें आएगा, वो ट्रांसफर्स में आएगा. सो करंट अकाउंट के अंदर देयर आर टू पोर्शंस, इनविजिबल एंड विजिबल. इन द विजिबल पोर्शन यू हैव एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, दैट इज जो गुड्स वगैरह ट्रेड हुए वो विजिबल्स के अंदर आएंगे क्योंकि हम उसको देख सकते हैं. इनविजिबल्स के अंदर कौन सी चीज आएंगी, सर्विसेज, इनकम, ट्रांसफर्स. सो इन दोनों का जो पोर्शन है, जो जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया, जितना भी हमने इंपोर्ट किया, जो भी सर्विसेज इंडिया के अंदर आई, जो भी सर्विसेज इंडिया से बाहर गई, जो भी इंडिया के अंदर इनकम आया, जो भी इंडिया से इनकम बाहर गया. इनकम जाने का मतलब ये कि मान लो टाटा है, जैसे टाटा का एक टाटा हैज वेंचर्स आउटसाइड इंडिया, तो वहां से कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो रही है. सिमिलरली फेसबुक इंडिया के अंदर भी है, तो फेसबुक यहाँ से कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करता है. तो दिस एक्सपोर्ट, देयर इज प्लस एंड माइनस ऑफ इनकम, कि कुछ इनकम इंडिया के अंदर आएगी, कुछ इनकम इंडिया से बाहर जाएगी. सो दैट इज इनकम. देन ट्रांसफर्स, कोई रेमिटेंसेज इंडिया के अंदर आए, या जैसे अफ्रीकन नेशनल्स इंडिया के अंदर होते हैं तो रेमिटेंसेज वहां पे भेजते हैं, तो कोई रेमिटेंसेज अंदर आए, इंडिया में आए, कोई रेमिटेंसेज इंडिया से बाहर गए. तो जब आप इन सारी चीजों का सम निकालोगे तो आपका जो सम आएगा वो आएगा आपका करंट अकाउंट. अगर इंडिया से बाहर जाने वाला पैसा ज्यादा है या इंडिया से बाहर जाने वाला मनी ज्यादा है तो हम उसे बोलेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट. यानी हम घाटे के अंदर है, वो डेफिसिट के अंदर है, तो दैट इज नोन एज योर करंट अकाउंट डेफिसिट. देन सेकंड पार्ट हियर इज कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या होगा, वन इज इन्वेस्टमेंट, वन इज लोन एंड असिस्टेंट. इन्वेस्टमेंट के अंदर आपकी एफडीआई आ जाएगी, एफपीआई आ जाएगी, कोई और इन्वेस्टमेंट अगर होती है तो. देन थर्ड वन इज योर बैंकिंग कैपिटल, वो आ जाएगा आपकी थर्ड वन, बैंकिंग कैपिटल. तो तीनों पोर्शन जो आपके मिलेंगे, इसका जब हम सम करेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आया, कितना असिस्टेंस इंडिया को मिला, कितना असिस्टेंट इंडिया ने दिया, कितना इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर गया, तो दैट बिकम्स योर कैपिटल अकाउंट. और अगर ये डेफिसिट में तो हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, अगर ये पॉजिटिव में तो हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट सरप्लस. सो जब इन दोनों को मिलाया जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो करंट अकाउंट का जो घाटा है उसके अंदर जब हम कैपिटल अकाउंट का जो सम डालते हैं तो क्या बन जाता है आपका, फिर आपका लास्ट आ जाता है फॉरेक्स रिजर्व. कि अगर इन दोनों को प्लस करके कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को प्लस अगर हम करते तो पॉजिटिव अगर आया तो फॉरेक्स बढ़ेगा, अगर वो नेगेटिव आया तो फॉरेक्स घटेगा. ठीक है. नाउ a term is given to us that is known as shrinking current account deficit. shrinking current account deficit का मतलब ये है कि अगर मान लो पहले हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था -$100 बिलियन ईयर का, श्रिंकिंग का मतलब ये है कि अगर ये कम हो जाए, ये 70 बिलियन हो जाए, तो अगर ये 70 बिलियन ये कम हो जाएगा तो क्या होगा, पहला इंपैक्ट तो आपका किस पे पड़ेगा, फॉरेक्स पे पड़ेगा.
दिस इज फॉरेक्स। फॉरेक्स पॉजिटिव होगा क्योंकि इसमें 30 बिलियन का एक तरह से हमें बचत हो रही है, इट वी आर सेविंग 30 बिलियन, सो फॉरेक्स इज गोइंग टू हैव पॉजिटिव इंपैक्ट। सेकंड थिंग क्या होगी, व्हेन वी टॉक अबाउट बीओपी तो हम बात करते हैं कि कितना मनी बाहर जा रहा है, कितना मनी इंडिया के अंदर आ रहा है। तो जो आपकी फॉरेक्स, जो आपकी एक्सचेंज रेट है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि कितनी डिमांड है डॉलर की और कितनी डिमांड है रुपए की। तो अगर ये 100 बिलियन से 70 बिलियन हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, तो यानी डॉलर की डिमांड कम है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इंडियन रुपीज जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट करेगा, इट इज गोइंग टू बिकम पॉजिटिव। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट इज अ श्रिंकिंग करंट अकाउंट डेफिसिट इज लाइकली टू एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग, अ डिक्लाइन इन फॉरेक्स रिजर्व, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, द फॉरेक्स रिजर्व इज गोइंग टू इंक्रीज, it is going to see an increase, a jump in the forex reserve when the current account deficit is shrinking or it is reducing. There is a reduction in the current account deficit, तो उससे क्या होगा, forex exchange reserve जो है that is going to increase. Second, potential appreciation in the domestic currency, obviously this is correct because अब $100 billion से $70 billion हो गया हमारा, यानी अब पहले हमें $100 बिलियन देने थे, अब हमें $70 बिलियन देने। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डॉलर की डिमांड है वो हो जाएगी कम, दैट मीन्स रुपी इज गोइंग टू एप्रिशिएट। तो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। थर्ड वन, इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन द शॉर्ट टर्म कैपिटल इनफ्लोज, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज अब हमारे को जरूरत कम है, जो हमें बाहर पैसा भेजना है, तो जो कैपिटल इनफ्लोज की जरूरत है वो हमें कम रहेगी। सो दिस अगेन बिकम्स रॉन्ग। सो आंसर हियर बिकम्स option A, that is only 1. So for the question number 16, the answer is option A, that is only 1. Second statement is correct. First and third are wrong statement. Now next is question number 17. Question number 17 says, with reference to the household consumption expenditure survey 2022-23, ये actually recent survey है जो हुआ था and it was in news, February 2024 में भी इसकी रिपोर्ट आई थी, न्यूज में था ये। So you should know about this thing. अगर नहीं पढ़ा तो इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा। Next, the consumption expenditure of both urban and rural households have risen since the last survey, with urban households showing a sharper growth in spending. So this statement is having two parts. दो पार्ट है इसके अंदर। पहला पार्ट क्या कहता है कि जो अर्बन और रूरल स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हुई है। सेकंड पार्ट इसका कहता है कि अर्बन हाउसहोल्ड्स की जो कंजम्पशन है या जो खर्चा वो कर रहे हैं उसके अंदर ज्यादा शार्प ग्रोथ है, यानी उसमें जो चेंज आया है वो ज्यादा है बजाय रूरल एरियाज के। तो इसको देख लेते हैं एक बार। सो दिस इज द ट्रेंड विच वी ऑफ द पास्ट, यू कैन से 1990s से लेके अब तक का ये ट्रेंड है। तो अगर हम लास्ट टू ट्रेंड्स को अगर वी आर गोइंग टू सी द लास्ट टू ट्रेंड्स, तो 2011-12 एंड 2011-12 में रूरल और अर्बन एरियाज में अगर हम देखें, सो देयर हैज बीन अ डिफरेंस इन ऑफ दिस मच। सो डिफरेंस कितना अमाउंट करता है, अराउंड 163.84% इंक्रीज इन द रूरल स्पेंडिंग। 3773 को माइनस करोगे 1430 में से तो क्या आएगा, द परसेंटेज इंक्रीज इज 163.84%। तो ये तो रूरल स्पेंडिंग के अंदर इंक्रीज है। सिमिलरली अर्बन स्पेंडिंग के अंदर जो इंक्रीज आएगा वो क्या आएगा, 6459 माइनस 2630 डिवाइडेड बाय 2630, तो उसके अंदर इंक्रीज कितना है, 145.59% का। तो ये जो यहां पे लिखा हुआ है दैट इज इंक्रीज इन स्पेंडिंग। सो इफ वी सी, रूरल एरियाज के अंदर ज्यादा स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ है बजाय अर्बन एरियाज के। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज गिवन टू यू दैट अर्बन हाउसहोल्ड्स showing a sharper growth in spending is wrong. It is rural households which are showing a sharper increase in the spending. Why? अर्बन के अंदर तो रूरल के अंदर तो 163.84% का इंक्रीज है एंड इसके अंदर कितना है, 145% के अराउंड का इंक्रीज है। सो द इन द फर्स्ट स्टेटमेंट द फर्स्ट पार्ट टिल हियर इज करेक्ट बट द सेकंड पार्ट इज रॉन्ग। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सेकंड, पंजाब हैज द हाईएस्ट एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो इसको एक बार देख लेते हैं। सिक्किम अमंग द स्टेट्स, सिक्किम हैज द हाईएस्ट कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज के अंदर उसके अंदर जो कंजम्पशन है वो है
31 रुपीज एंड अर्बन एरियाज के अंदर 12,105 रुपीज। अगर लोएस्ट की बात करोगे तो छत्तीसगढ़ के अंदर है, तो इट इज 2466 एंड 4483 फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज। थर्डली अगर चंडीगढ़ की बात की जाए, चंडीगढ़ इज द यूटी जिसमें हाईएस्ट है अर्बन के अंदर भी और रूरल एरियाज के अंदर भी। और लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख का लोएस्ट है यूटी में अर्बन एरियाज के लिए, लक्षद्वीप का लोएस्ट है, सॉरी लद्दाख का रूरल एरियाज में लोएस्ट है और लक्षद्वीप का अर्बन एरियाज के अंदर लोएस्ट है। So this is the table that you should remember. If you want to take a snapshot, you can take one screenshot out of this also. So second statement अब देखते हैं. It says Punjab has the highest average monthly per capita consumption expenditure in both rural and urban areas. तो ये wrong हो जाएगा. इसका correct answer क्या होगा? सिक्किम. So answer here becomes option D. Neither one nor two. Both the statements are wrong here. Next is question number 18. Question number 18 says, with reference to the internationalization of Indian rupee, consider the following statement. So first thing that you should know is that what is internalization of rupee? So internalization of rupee is the process that involves increasing the use of Indian rupee in cross border transactions. That means कि अगर हम मान लो oil buy करते हैं तो we are paying in rupees instead of paying in dollar or instead of paying in any other currency. So we are using, actually we are transacting in the terms of rupee. तो रुपी के फॉर्म में हम लोग ये ट्रांजैक्शन करते हैं. Second is, what are the benefits that India is going to have with respect to internationalization of rupee? So first one is that it will reduce the currency risk of Indian businesses by protecting them against currency volatility. इसका मतलब क्या है कि how the Indian businessmen are going to be protected. आप इसको इस तरह से समझो that for example Indian trader is buying electronic goods from US. So आज के टाइम पे he has brought goods of the value of 100 million. मान लो 100 million का वो goods इंडिया के अंदर लेके आता है. And today when he is buying those goods, मान लो $1 is equal to 82 rupees. I am just giving a hypothetical thing. तो $1 82 rupees का है. अगर कल को इंडिया की वैल्यू करेंसी डी वैल्यू कर देती है या डेप्रिशिएट होती है तो मान लो ये $1 90 रुपीज का हो गया. सो फॉर दिस अमाउंट ही इनिशियली अगर ये ही रहता तो उसको $82 मिलियन पे करना था, $8200 मिलियन पे करना था. अब अगर इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट कर गई, नाउ ही हैज टू पे 9,000 मिलियन रुपीज. तो यहां पे उसको लगभग 8,000 मिलियन रुपीस ज्यादा पे करने पड़ेंगे. सो उसके ऊपर क्या है, एक तरह से करेंसी वॉलेटिलिटी का एक रिस्क रहता है कि अगर उसने ट्रांजैक्शन को जल्दी क्लोज नहीं किया और इंडियन करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई तो उसे ज्यादा पे करना पड़ेगा. तो अगर इफ ही इज ट्रेडिंग इन द इंडियन रुपी इटसेल्फ तो उसको ये वॉलेटिलिटी से वो बच जाएगा. सेकेंड स्टेटमेंट इज internationalization of rupee reduces the need for holding foreign exchange reserves. Reducing the dependence on the foreign currency will make India more vulnerable to the external shocks. तो वो क्या करेगा, इंडिया को लेस vulnerable कर देगा एक्सटर्नल शॉक से भी. थर्ड वन इज इट विल ऑल्सो प्रोवाइड इंडिया विद हायर बार्गेनिंग पावर इन द इंटरनेशनल मार्केट. तो इंटरनेशनल मार्केट में भी हायर बार्गेनिंग पावर इंडिया के पास होगी. वाई? बिकॉज इंडिया कैन ट्रेड इन इट्स ओन करेंसी. Now, Reserve Bank of India has allowed banks from 18 countries to settle payment in the rupee. So this is the list of 18 countries. You can just make a short note out of it. The next is क्वेश्चन के ऊपर आते हैं वापस हम लोग. पहला स्टेटमेंट है rupee internationalization can reduce the need to maintain a high forex reserve. This statement is right or wrong? ये सही है गलत है? This statement is right. अब हाई फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. व्हाई? बिकॉज फॉरेक्स रिजर्व को आप कहां यूज करते हो, जब आपके ऊपर करंट अकाउंट डेफिसिट होता है. वो डेफिसिट क्यों रहता है? क्योंकि आपको दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करनी होती है, यानी रुपए को आपको पहले डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है तब आप कुछ बाय कर पाते हो. नाउ व्हेन यू आर डायरेक्टली बाइंग इन द रुपी तो फॉरेक्स रिजर्व की ज्यादा जरूरत हमें नहीं पड़ती. तो आप देखेंगे यूएस के पास कोई फॉरेक्स रिजर्व एक तरह से नहीं है. व्हाई? बिकॉज डॉलर ही यूज होता है एज अ इंटरनेशनल करेंसी. सेकेंड, permitting the opening of an IRN account in overseas bank can help in rupee internationalization. क्या ये help करेगा? नहीं करेगा? Obviously, when you are going to have an INR Indian rupee account in the overseas bank,
जिसे हम वोस्त्रो अकाउंट भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज वोस्त्रो अकाउंट। तो इट इज गोइंग टू हेल्प इन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रूपी। सो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा। थर्ड, अ पॉसिबल चैलेंज ऑफ रूपी इंटरनेशनलाइजेशन इज इंक्रीज्ड एक्सचेंज रेट रिस्क फॉर द इंडियन बिजनेसमैन। तो ये एक्चुअली स्टेटमेंट उल्टा दिया गया है। इट इज एक्चुअली गोइंग टू डिक्रीज द एक्सचेंज रेट रिस्क फॉर द इंडियन बिजनेसमैन। व्हाई? बिकॉज जो मार्केट करेंसी वॉलेटिलिटी की उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो हमने देखा यहां पे कि हिज अमाउंट हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड, वो 82 मिलियन डॉलर से 82 मिलियन रुपीज से 9000 मिलियन हो गया था, क्योंकि इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट कर गई थी। तो उस रिस्क से वो बच जाता है। सो दैट्स व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर। आंसर हियर बिकम्स ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली। दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 says it is about diammonium phosphate. It is the second most commonly used fertilizer in the country. Second statement is due to its tiny particle size, nano DAP is absorbed more efficiently by the plants, leading to better photosynthetic synthesis activity. Third one is conventional DAP is more cost effective but less convenient than the nano DAP. तो एक एक स्टेटमेंट को हम देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि DAP is the second most commonly used fertilizer in the country. तो अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स की, तो हमारे पास हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहली चीज जो आती है वो आता है यूरिया। तो पॉसिबिलिटी है बिकॉज यूरिया बहुत ज्यादा यूज होता है। इट इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्चुअली। इफ यू सी द प्रीवियस डेटा, यूरिया का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, रिक्वायरमेंट है, दैट इज अराउंड 179 लाख टन। डैप का जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 65.2 लाख टन। उसके बाद आपके दूसरे आते हैं एमओपी, एनपीके, एसएसपी, वो फिर दूसरे आपके वो हो जाते हैं, फर्टिलाइजर्स हो जाते हैं। सो बेसिकली द सेकंड मोस्ट यूज्ड फर्टिलाइजर इन द कंट्री इज डीएपी और डाई अमोनियम फोस्फेट। सो यू कैन नोट दिस डाउन, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप लोग। सो पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, ड्यू टू इट्स टाइनी पार्टिकल साइज, नैनो डाप, कितना पार्टिकल साइज होता है इसका लगभग? अकॉर्डिंग टू इफको the particle size is around 100 nanometers, so that is very small, is absorbed more efficiently by the plants, leading to better photosynthetic efficiency. This statement is correct. वैसे भी डाई अमोनियम फोस्फेट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, पर क्योंकि इसका साइज और भी छोटा तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो पाता है और ये और ज्यादा इफेक्टिव रहता है उसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को एनहांस करने में। सो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट, कन्वेंशनल डाप इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव बट लेस कन्वीनियंट देन द नैनो डाप। तो देखो कन्वेंशनल डाप की अगर आप बात करोगे, डीएपी की बात करोगे, तो लगभग ₹350 का आपको एक बैग मिलेगा कन्वेंशनल डाइअमोनियम फॉस्फेट का। वहीं जो नैनो डैप है ये लिक्विड फॉर्म में आता है और ये आपको मिल जाएगा ₹600 की एक बॉटल मिल जाएगी आपको फॉर 500 ml एंड बोथ आर इक्वली इफेक्टिव। तो यानी एक बैग को आप 600 रुपए में 600 रुपए से इजीली रिप्लेस कर सकते हो इफेक्टिवनेस के टर्म्स में। सो दिस थर्ड स्टेटमेंट बिकम्स एक्चुअली रॉन्ग। इट इज नीदर मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट इज मोर कन्वीनियंट एक्चुअली। इट्स यूज इज मोर कन्वीनियंट, यू कैन से कि डायरेक्टली फेंक सकते हो, पर नैनो डैप का यूज करना और भी इजी है बिकॉज स्प्रिंकलर से वो इजीली हो जाएगा। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर। आंसर बिकम्स ऑप्शन बी ओनली 2। ना इसके बारे में डाप के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं कि इफ यू सी ये आपको डाइअमोनियम फॉस्फेट का एक बैग मिलेगा, इस पे ऊपर की तरफ इफ यू कैन सी 1846 लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? इसका 1846 का सिंपल मतलब यह है कि 18% आपका क्या है, इसमें नाइट्रोजन है, 46% इसमें क्या है, फॉस्फोरस है। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस 1846। नीचे भी लिखा है 18 नाइट्रोजन, phosphorus is 46%. Now, IFFCO, IFFCO and Coromandel International Limited have established a plant for nano liquid urea at Kalol, Gujarat. ये recently inaugurate हुआ है and they are building a capacity of 2 lakh bottles per day and each bottle will be of 500 ml. तो उस कैपेसिटी का प्लांट वी आर प्लांटिंग इन दिस कैलोल
Kalol in Gujarat. Now, one more thing that you need to do with respect to the fertilizer part is that you should know which element or which nutrient is important for the plant and what is its role in the plant growth. So, if अगर हम डाप की बात करें तो डाप के जो important aspects हैं, जो importance है plant के लिए, वो क्या है? Increase in crop yield, enhancing plant growth, high reactive compound, then enhanced root development and versatility. उसके बाद अगर इंडिविजुअली इफ यू सी कि इंडिविजुअली क्या क्या रोल है हर एक न्यूट्रिएंट का, तो रोल इस तरह से है. नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर लीफ एंड स्टेम ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए का ही पार्ट होता है. देन ओवरऑल विगर के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है. फॉस्फोरस इज क्रूशियल फॉर रूट डेवलपमेंट, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड एनर्जी ट्रांसफर. पोटेशियम इज इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल प्लांट हेल्थ, स्ट्रेस रेजिस्टेंस एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर. Then calcium is important for cell wall structure, cell division, enzyme activation. Magnesium is important part of the chlorophyll, and that's why it plays an important role in the photosynthesis as well. Then sulfur, it is necessary for protein synthesis, enzyme functions and nutrient uptake. उसके साथ कार्बन is the main component of the organic molecule, photosynthesis का important part है. CO2 लेते हैं plants. हाइड्रोजन अगेन बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वाटर इनटेक, मेंटेनिंग पीएच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में. ऑक्सीजन अगेन वाटर मॉलिक्यूल का पार्ट होता है. रेस्पिरेशन के लिए इट इज इंपॉर्टेंट. देन एनर्जी रिलीज एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसफर के लिए भी इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. देन आयरन, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल सिंथेसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड एंजाइम एक्टिवेशन. देन यू हैव जिंक, एसेंशियल फॉर एंजाइम फंक्शन, हार्मोन रेगुलेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस. Then manganese required for photosynthesis, enzyme activation and nitrogen metabolism. You can do one thing, you can take a snapshot of these things so that you can make notes out of it. Next is this one, and I think you have taken the snapshot. ठीक है, उसके बाद ये लास्ट हो जाएगा. So there are total 18 elements that are very important for the plant growth and you should know what are their rules. ये आप खुद से एक बार अपने आप कवर कर सकते हो. चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे. क्वेश्चन नंबर 20 सेज हाउ माइट द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबल मिनिमम टैक्स अफेक्ट द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज जीएमटी और ग्लोबल मिनिमम टैक्स. सो इफ यू टॉक अबाउट ग्लोबल मिनिमम टैक्स, सो यू माइट हैव हर्ड अ टर्म टैक्स हेवंस. सबने सुना है ये? व्हाट आर टैक्स हेवंस? टैक्स हेवंस एक तरह से क्या हो गया, स्वर्ग हैं टैक्स के लिए. तो यहाँ यानी इसका मतलब क्या है, दे हैव अ वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स. वो आपसे सिर्फ 1% टैक्स लेंगे या आपसे 0.5% टैक्स लेंगे. तो द टैक्स रेट इन दीज कंट्रीज इज वेरी वेरी लो. इट अमाउंट्स टू, यू कैन से निल के बराबर है. यानी इफ यू हैव अर्नड 100 रुपीज, सो यू हैव टू जस्ट पे 1 रुपी एज अ टैक्स. सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती हैं, दे लोकेट देयर हेडक्वार्टर्स इन दीज कंट्रीज. इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं, यू कैन हैव स्विट्जरलैंड, इसका एक एग्जांपल था पहले, आयरलैंड इसका एक एग्जांपल था. देन सिंगापुर के अंदर भी टैक्स हेवन की तरह इट वर्क्स. मॉरिशस भी उस तरह से वर्क करता था. बारबाडोस वगैरह जो कंट्रीज है वो भी टैक्स हेवंस की तरह वर्क करती हैं. सो दीज आर दोज इकोनॉमीज और दोज कंट्रीज वेयर द टैक्स रेट इज वेरी लो. सो मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स वहीं पे जाके अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं और वहां से अपने ऑपरेशंस को रन करते हैं. तो अगर देखा जाए तो होता क्या है कि दे एस्टेब्लिश है ऑफिस देयर, उस ऑफिस के बेसिस पे वो रजिस्ट्रेशन वहां पे करा लेंगे एंड the actual activity will be happening in other countries जहां पे टैक्स रेट ज्यादा है. So OECD ने, what is the full form of OECD? It is Organization for Economic Development and Cooperation. So OECD ने इंट्रोड्यूस किया GMT को अंडर इट्स 2 pillar solution. GMT क्या है? ग्लोबल मिनिमम टैक्स. इट सेज कि पूरे वर्ल्ड के अंदर देश शुड बी मिनिमम टैक्स रेट, एक मिनिमम टैक्स रेट होना चाहिए पूरे वर्ल्ड के अंदर. तो इट हैज सेड कि द जीएमटी शुड बी एट 15%. सो दोज इकोनॉमीज those multinational enterprises which are having revenues more than 750 million euros per year, they should pay a minimum tax of 15% in spite of वो कहीं पर भी हो, कि हर एक कंट्री को एटलीस्ट इतना टैक्स रेट तो लगाना ही होगा, सो दैट ये टैक्स हेवन वाला जो इश्यू है इसको हम लोग रिजॉल्व कर सके. सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर आर, फर्स्ट इज दैट देयर आर ग्लोब रूल्स जिसके अंदर ये जीएमटी इंट्रोड्यूस किया गया है.
ग्लोब का मतलब क्या है? ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल्स. सो यू कैन से कि बेस इरोजन होता क्या है, दैट इज पार्ट ऑफ योर बेसिक इकोनॉमिक्स. आई थिंक यू नो अबाउट दैट. तो उसको भी आप उसके साथ साथ कवर कर सकते हो. सो दिस इज ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल्स, ये OECD का ही पार्ट है. देयर इज अ 2 पिलर सॉल्यूशन, जिसमें पहला है रीअलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड सेकंड इज GMT एट द रेट 15%. और वो 15% किस पे लगेगा? वो लगेगा रेवेन्यूज दैट आर मोर देन 750 मिलियन यूरोस. नाउ सेकंड इज रीअलोकेशन ऑफ प्रॉफिट. रीअलोकेशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? ये उन एंटरप्राइजेस पे एप्लीकेबल होगा जिनका जो टर्नओवर है वो 20 बिलियन यूरो से ज्यादा है. उसके अंदर वो क्या कहेगा? इट सेज कि द एक्सेस प्रॉफिट्स विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू दोज ज्यूरिसडिक्शंस वेयर द कंज्यूमर एंड यूजर्स आर देयर. For example, Tata is manufacturing a car and it is having a revenues more than 20 billion euros. I am just taking a hypothetical situation here. So, जहां पे भी वो कारें बिक रही हैं, उनका वो जहां बिक रही हैं वहां पे भी प्रॉफिट को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कंज्यूमर्स और यूजर्स वाली ज्यूरिसडिक्शन के अंदर. सो दैट इज द पॉइंट ऑफ रीअलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स. तो डेप्थ में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, बट आपको बेसिक आइडियाज का होना चाहिए. Then there is another term here that is qualified domestic minimum top up tax. ये क्या कहता है? ये एक सर्टेन कंडीशन है. मान लो कोई टैक्स हेवन है, वो अपना सिर्फ 5% की टैक्स रेट लगाता है. अगर वो 5% की टैक्स रेट लगाता, तो उस सिचुएशन में जो भी कंट्री है, जो भी इसका पार्ट है आपके GMT का, दे कैन हैव अ क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉप अप टैक्स, जो 10% तक वो लगा सकता है, ताकि इफेक्टिव रेट जो है वो 15% हो जाए. So the objective is that every corporate, every multinational should pay at least 15% of the tax. या तो वो जो टैक्स हेवन से, जो कंट्रीज है जो मिनिमम टैक्स लगाते थे, वो अपने टैक्स रेट को खुद से इंक्रीज कर ले, नहीं तो जो डोमेस्टिक जो कंट्री है वो खुद से टॉप अप टैक्स लगा देगी. देन देयर इज वन ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर. इसका मतलब ये है कि ये मेजर करता है कि कितनी इकोनॉमीज इसके साथ, इस मेजर के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं. तो डेवोस में, जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जहां पे होता है, वहां पे इस ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर को इंट्रोड्यूस किया गया था. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इट सेज कि इफ देयर विल बी GMT दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड, तो उससे होगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट लीड्स टू डिक्रीज्ड ओवरऑल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ड्यू टू हायर टैक्सेशन. हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, बट द बेसिक प्रीमाइस हियर इज दैट अ पर्सन हु इज हैविंग मनी, ही इज सर्टेनली गोइंग टू इन्वेस्ट. तो ढूंढता है ऐसी जगह पे जहां पे इन्वेस्टमेंट उसको सस्ती पड़े, जहां पे टैक्सेस कम पड़े. तो ये जो पहला जो ऑप्शन है, ये इसलिए नेगेट हो जाता है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट तो होगी ही. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टमेंट कहाँ होनी है. तो अगर ओवरऑल वर्ल्ड में हर जगह पे सेम टैक्स रेट है, तो कहीं ना कहीं तो पर्सन जाके, कहीं ना कहीं तो वो एंटिटी या मल्टीनेशनल जाके इन्वेस्ट करेगा ही करेगा. तो पहला स्टेटमेंट तो आप नेगेट कर सकते हो. सेकंड, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस माइट शिफ्ट टुवर्ड्स इकोनॉमिक फंडामेंटल्स रेदर देन टैक्स एडवांटेजेस. सो जस्ट इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट. टैक्स एडवांटेज आपको कहां मिलता है? टैक्स हेवंस के अंदर. टैक्स हेवंस ये बोलते हैं you establish your company here and we are not going to charge any tax upon you. So अब जब सब जगह पे एक ही टैक्स लग रहा है, और टैक्स हेवंस अगर टैक्स रिबेट दे भी रहे हैं, तो भी उन मल्टीनेशनल्स को और ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा ग्लोबल टैक्स, टॉप अप टैक्स की फॉर्म में. तो उस केस में इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे हम लोग फोकस करेंगे कि कहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है, कहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कहाँ पे बेटर मार्केट है. सो द मेन फोकस for any investment will be the economic fundamentals rather than the tax advantage. So this statement seems to be appropriate. Next चलते हैं. Companies are likely to invest more in developing countries to exploit the lower tax rate. Already हम लोग कह रहे हैं कि there has to be a minimum tax rate of 15%, and developing countries के अंदर basically जो tax rate होता है वो ज्यादा होता है, because कहीं ना कहीं they have apprehensions about the capitalism part. So ये थर्ड स्टेटमेंट अगेन रॉन्ग हो जाएगा. फोर्थ, देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट चेंज, टैक्स कंसिडरेशंस आर सेकेंडरी टू द मार्केट पोटेंशियल. ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि टैक्स कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका आपकी इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए. जहां पे टैक्स कम होता है, इंडस्ट्रीज प्रेफर टू गो दैट प्लेसेस, राइट. सो द फोर्थ स्टेटमेंट इज आउटराइटली रॉन्ग. सो द बेस्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, that the investment decisions will shift towards the economic fundamental rather than the tax advantages. So the answer here is option B. Let's move to next question, that is question number 21. Question number 21 says, in the context of the sugar industry,
Which of the following are regulated by the government of India? First one is minimum price that the sugar mills have to pay to farmers for sugar cane. तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं fair and remunerative price. I think you have heard about it. Fair and remunerative price. जैसे क्रॉप्स के लिए MSP होता है, वैसे ही शुगर केन के लिए we have a fair and remunerative price. So the first statement is right. Second, minimum price at which sugar mills can sell sugar to the market. So ये कॉन्सेप्ट है जो 2018 में इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने. इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या था, क्योंकि शुगर मिल्स जो थे वो शुगर को बहुत ही लो प्राइस पे सेल करते, जिसकी वजह से वो FRP नहीं पे कर पा रहे थे फार्मर्स को. तो उनकी वजह से उनके एग्रीगेट्स बन गए थे पुराने, यू कैन से कि पुराने जो उनके खाते हैं, जो पुराने फार्मर्स के जो पैसा देना था वो काफी ड्यू हो गया था, जिस वजह से 2018 में गवर्नमेंट ने मिनिमम सेल प्राइस इंट्रोड्यूस किया था, जिसे अब आप कह सकते हो MSP भी आप कह सकते हो. मिनिमम सेल प्राइस इंट्रोड्यूस किया था किसके लिए? शुगर के लिए. एंड दैट प्राइस वाज फिक्स्ड एट ₹31 पर केजी. यानी 31 पर केजी रुपी से कम कोई भी शुगर को सेल नहीं कर सकता. ठीक है. एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द शुगर प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 2018. सो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट. Most of you would have you have marked this statement as wrong. ये आपने गलत मार्क किया कि काफी सारे बच्चों ने. So यही आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट here है, यहाँ पर है कि there is a minimum sale price for sugar also, जिससे नीचे कोई भी शुगर मिल नहीं सेल कर सकती चीनी को या शुगर को. So the answer here becomes option C, both 1 and 2. अब थोड़ा सा FRP और उसके बारे में भी देख लेते हैं, MSP के बारे में भी देख लेते हैं. जो आपका FRP है वो कौन देता है? वो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उसको अप्लाई करता है, और इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस और CACP. ना अगर हम पिछले 10 ईयर्स का ट्रेंड अगर हम देखें FRP के अकॉर्डिंगली, तो इन 2013-14 द FRP वाज 2010 रुपीज पर क्विंटल. नाउ इट हैज इंक्रीज टू 315 रुपीज पर क्विंटल. एंड 2024 के लिए 2024-25 के लिए इट इज ₹340 पर क्विंटल. सो देयर हैज बीन एन इंक्रीज. अगर हम 18-19 से देखें तो देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द FRP. जो शुगर केन का प्राइस मिलना है फार्मर को, उसके अंदर इंक्रीज हुआ है, पर देयर हैज बीन नो इंक्रीज इन द MSP और मिनिमम सेल प्राइस फॉर द शुगर. वो 31 रुपीज का 31 रुपीज ही है पहले से अब तक. So the problem the sugar mills are encountering is that कि उनको profit नहीं हो रहा है by selling the sugar. That's why they are not able to pay the farmer this price. So they are demanding कि इस 31 रुपये को आप 38 या 39 रुपीज पर केजी कर दीजिए, जिससे कि शुगर जो है प्रॉफिटेबल एंटिटी बन जाए. सो उनकी एक ये डिमांड है. उनका कहना यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल FRP हैज बीन इंक्रीज्ड, दूसरा लेबर के प्राइसेस भी इंक्रीज हो गए हैं, फर्टिलाइजर के जो केमिकल्स वगैरह जो यूज होते हैं, जो इनपुट्स डलता है शुगर बनाने के लिए, वो भी इंक्रीज हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है. तो देयर हैज बीन एन इन्फ्लेशन ओवरऑल इकोनॉमी. तो व्हाई शुडंट दिस MSP और मिनिमम सेल प्राइस फॉर शुगर शुड नॉट बी इंक्रीज? इट शुड ऑल्सो बी इंक्रीज. तो दे आर डिमांडिंग कि 38 से 39 रुपीज पर केजी कर दीजिए, सो दैट इट बिकम्स वायबल फॉर द शुगर मिल्स कि वो इजीली FRP को पे कर पाए और अपने ऑपरेशंस को रन कर पाए. Now one more thing that I want to tell you here is that India is the second largest producer of sugar and the first largest is Brazil. पहला लार्जेस्ट कौन है? ब्राजील है. सेकंड नंबर पे इंडिया आता है. थर्ड थिंग इज दैट अब क्या है कि शुगर मिल्स के पास काफी सारे ऑप्शंस हैं बिहाइंड प्रोड्यूसिंग शुगर. सिर्फ चीनी बनाने के अलावा भी उनके पास ऑप्शंस हैं. पहला एक ऑप्शन तो इथेनॉल का है कि दे कैन मैन्युफैक्चर इथेनॉल और इथेनॉल मैन्युफैक्चर करके दे कैन सेल इट. शुगर है, फिर इथेनॉल है. थर्ड वन इज दैट फ्रॉम द मोलासिस, जो वहां पे अब यू कैन से वेस्ट मटेरियल या बाई प्रोडक्ट जो निकलता है शुगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मोलासिस कैन बी यूज्ड फॉर पोटैश. वो पोटैश को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है, जो कि फर्टिलाइजर कंपनीज
बाय कर लेती हैं. सो दिस हैज ऑल्सो बीन अलाउड. सो देर आर ऑल्सो अदर ऑप्शन जो शुगर मिल एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग देयर रेवेन्यूज. राइट नाउ नेक्स्ट चलते हैं. एक वन लास्ट थिंग इज देयर आर 5 करोड़ farmers who are engaged in the production of sugarcane, and along with it there are 5 lakh workers जो शुगर मिल्स वगैरह में एम्प्लॉयड है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे. क्वेश्चन नंबर 22 सेज which of the following is the key difference between the periodic labor force participation survey and the previous quinquennial survey on employment conducted by the NSO. तो देखो जो quinquennial system है ये आपका 1972-73 में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इट इज कंडक्टेड एवरी 5 ईयर. हर 5 साल में इसको कंडक्ट किया जाता है. तो जो लास्ट सर्वे था दैट वाज कंडक्टेड इन 2009-10, बट क्योंकि ये इकोनॉमिक रिसेशन का पीरियड था जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, नॉर्मल ईयर नहीं था ये, तो इसी को दोबारा से कैलकुलेट किया गया 2011-12 में. 2011-12 के अंदर इसको दोबारा रिकैलकुलेट किया गया. सो जो लास्ट सर्वे था यू कैन से इट वाज बेस्ड ऑन 2009-10 और यू कैन से 2011-12. तो दैट वाज योर क्विनक्विनल सर्वे. उसको हम बोलते थे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे और ईयूएस सर्वे. नाउ इन 2017 जब इस सर्वे को करवाना था तो उस टाइम पे दिस न्यू इनिशिएटिव वाज टेकन एंड दिस पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे वाज इंट्रोड्यूस्ड. ये 5 साल में होता है. इट इज एन एनुअल एक्सरसाइज. ये हर साल होगा और हर साल भी कैसे होगा, ये दोनों के लिए किया जाएगा. इट विल बी डन फॉर रूरल एरियाज एंड फॉर द अर्बन एरियाज. और इसको करेगा कौन? अगेन एनएसएसओ ही करेगा, जो कि एनएसओ का पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसपीआई का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का. सो ये दोनों के लिए किया जाएगा, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के लिए. रूरल एरियाज के लिए साल में एक बार किया जाएगा. अर्बन एरियाज के लिए हर एक क्वार्टर के अंदर द सर्वे सैंपल विल बी रिविजिटेड एंड 1/4 ऑफ द सैंपल सर्वे विल बी लेफ्ट आउट एंड अ न्यू सैंपल लॉट विल बी एडेड देयर. सो ये हर एक क्वार्टर में भी होगा. राइट अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर. द PLFS सर्वे फोकसेस एक्सक्लूसिवली अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. ये तो रॉन्ग है. इट कवर्स रूरल अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. सेकेंड, द PLFS यूजेस अ लार्जर सैंपल साइज देन द क्विनक्विनल सर्वेज. तो आप एक बात देखो, जस्ट अप्लाई लॉजिक हियर. ये 5 ईयर में कंडक्ट किया जा रहा है तो इट इज अ लॉन्ग एक्सरसाइज. तो आप सैंपल सर्वे को यहाँ पे ज्यादा रख सकते हो. ये एनुअल एक्सरसाइज है तो इसमें सैंपल साइज कम हो जाएगा. So the sample size is not larger, it is smaller than that of the quinquennial surveys. So ये again wrong है. Third, the PLFS collects data more frequently throughout the year. Obviously, यहाँ पे अगर आप अर्बन में बात करोगे तो हर एक क्वार्टर में यानी हर 3 महीने के बाद वो डेटा कलेक्ट करता है. रूरल एरियाज में भी साल में एक बार कर रहा है, यहाँ पे तो 5 साल में एक बार कर रहा था. So this statement becomes right. Last, PLFS does not measure the worker population ratio. This is again wrong. WPR is an important part. उसके साथ साथ दूसरी चीजें भी हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड other things are also measured in this PLFS. So this statement also becomes wrong. So answer here is option C. The PLFS collects data more frequently throughout the year. Now, अगर आपको if you don't know about this PLFS तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? ऑलरेडी यहाँ पे 5 ईयर दिया हुआ है और यहाँ पे पीरियोडिक बोला हो, तो पीरियोडिक अगर बोला हो तो लॉजिक अपना खुद का लगाओ कि ये तो ऑब्वियसली मोर फ्रीक्वेंट की अगर ये बात करो तो डायरेक्टली करेक्ट हो ही जाएगी स्टेटमेंट. एंड यू विल बी कंफ्यूज बिटवीन दिस एंड दिस. और इसमें भी कंफ्यूज किस लिए होगे कि आज के टाइम पे तो वी हैव कंप्यूटर्स एंड अदर थिंग्स. तो यस, कंप्यूटर्स आर देयर, कंप्यूटर पहले नहीं थे, पर व्हेन वी कंपेयर कि जो भी हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल उसमें हम कितनी दूर तक जा सकते हैं, सो उस बेसिस पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है. और वैसे भी कोई भी चीज़ अगर आप फ्रीक्वेंटली करोगे तो उसमें ज़्यादा एरिया को, ज़्यादा सैंपल साइज को कवर नहीं कर पाओगे. सो ये स्टेटमेंट ऐसे रॉन्ग हो जाएगी. और अर्बन और रूरल एरियाज का ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि रूरल एरियाज की अनएम्प्लॉयमेंट भी देखी जाती है क्योंकि न्यूज में भी था लास्ट ईयर. सो दिस स्टेटमेंट अगेन बिकम्स रॉन्ग. नाउ इट वाज फर्स्ट कंडक्टेड इन 2017 एंड लास्ट ईयर इट वाज द 6th PLFS जो आपका 2022-23 पीरियड के लिए था. वो आपका 6th PLFS था, 6th पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे था. सो आंसर हियर इज ऑप्शन सी. PLFS collects data more frequently throughout the year.
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे. इट सेज द रैपिड ग्रोथ ऑफ गिग इकोनॉमी इन इंडिया कैन पोटेंशियली लीड टू. सो पहला क्वेश्चन ये कि व्हाट इज गिग इकोनॉमी, ये आपको पता होना चाहिए. तो गिग इकोनॉमी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक सिस्टम विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लेक्सिबल वर्क, जैसे कि फ्रीलांसिंग वर्क होता है, अरेंजमेंट वेयर लेबर एंड रिसोर्सेज आर एक्सचेंज्ड through digital platforms that facilitate connections between buyer and the sellers. जैसे आपका स्विगी है, जैसे आपका जोमेटो है, दैट इज एक्चुअली गिग इकोनॉमी. उबर हो गया, गिग इकोनॉमी है. सो देयर इज अ फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर कि आप जब आपके पास टाइम है आप उस काम को कर सकते हो, और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स उसको वो फैसिलिटेट करते हैं. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू फॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्क. देखो ये फॉर्मलाइजेशन कैसे हो गया? तो इनफॉर्मल वर्क हो गया. फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि यू हैव फिक्स्ड आवर्स, आप पूरे टाइम पे जाते हो, यू आर परमानेंट इन दैट प्रोफाइल एंड यू गेट सोशल बेनिफिट्स फ्रॉम द कंपनी एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट. सो इट इज एक्चुअली लीडिंग टू मोर इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्क. इट इज काइंड ऑफ अ हायर एंड फायर थिंग कि इफ आई डोंट लाइक अ ड्राइवर आई विल से कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, आई एम गोइंग टू गो विद अनदर ड्राइवर. सो इट इज काइंड ऑफ अ मोर फ्लेक्सिबल और हायर एंड फायर टाइप सिस्टम. तो इट इज इंक्रीजिंग इनफॉर्मलाइजेशन. तो पहला तो रॉन्ग हो जाएगा. सेकंड, रिड्यूस्ड सोशल सिक्योरिटी बर्डन ऑन द गवर्नमेंट. तो देखो गवर्नमेंट के ऊपर रिड्यूस कैसे हुआ सोशल सिक्योरिटी बर्डन? रिड्यूस कैसे हुआ? बिकॉज यू आर नॉट इन अ परमानेंट प्रोफाइल, आप परमानेंट प्रोफाइल में नहीं हो, सो यू आर नॉट हैविंग पीपीएफ एंड अदर थिंग्स. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर सोशल सिक्योरिटी बर्डन बढ़ेगा बजाय कम होने के. सो दिस अगेन बिकम्स रॉन्ग हेयर. थर्ड, एनहांस्ड वर्कर बेनिफिट्स एंड सोशल सिक्योरिटी कवरेज. ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा. When the worker is not permanent, he is on a hire and fire basis, तो उसकी social security coverage भी कुछ matter नहीं करती और it is not going to enhance the worker benefits also. Last, a decline in job security and traditional employee benefits. This statement is most appropriate here and it is also correct. So answer becomes option D, a decline in the job security and traditional employee benefits. Next is question number 9. Question number 24. It says, with reference to India's inclusion in the JP Morgan Government Bond Indexed Emerging Market, consider the following statement. तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? हमारे पास इंपॉर्टेंट कीवर्ड हियर है JP Morgan's Government Bond Index Emerging Market. So you can say GBI Emerging Markets. तो ये क्या है कि गवर्नमेंट बॉन्ड का एक इंडेक्स बनाया हुआ है एमर्जिंग मार्केट्स के लिए, ये मॉर्गन इसको रिलीज करता है. सो अगर इंडियन बॉन्ड्स हैव बीन इंक्लूडेड इन दैट, तो उससे क्या हमें बेनिफिट्स हो सकता है? तो जो बेनिफिट्स क्या होगा, सबसे पहले कि अभी तक जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो हम लोग डोमेस्टिकली लोग बाय करते हैं. नाउ इट हैज गॉट इंटरनेशनलाइज्ड, तो उससे क्या होगा? देयर विल बी एन इन्वेस्टर बेस जो वो इंक्रीज हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन नाउ इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स. तो एक तरह से क्या हुआ? more investors are there to buy the government bonds. Second, it will help government to raise more funds. Obviously जब investor ज़्यादा होगा तो government ज़्यादा पैसे भी market से उठा सकता है. Thirdly, it will integrate the Indian economy with the world economy. Yes, it is going to integrate it. वो integrate करेगा Indian economy को. क्यों? क्योंकि अब foreign investors can invest in the government bond, तो और ज़्यादा integration हो गया world economy के साथ. Then you have deepening of the bond market. Deepening of the bond market का मतलब क्या है कि more people are engaged in buying bonds. ये bond market के अंदर ज़्यादा investors हैं. So it is the investor is increasing, so there is going to be deepening of the bond market. Then India के लिए benefit कैसे होगा? पहली बात तो यही है कि we are going to have more funds, we are going to have more investor base, then we are going to have a more deepened bond market. Along with it, it is also going to strengthen the Indian rupee, क्योंकि इंडिया का बीओपी इंप्रूव करेगा. बीओपी कैसे इंप्रूव करेगा? आई टोल्ड यू अबाउट 3 थिंग्स: कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड देन फॉरेक्स. सो अगर पहले करंट आएगा फिर कैपिटल आएगा, देन इट विल बी फॉरेक्स. तो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है तो उसको कौन फिल करता है? कैपिटल अकाउंट. तो जो भी इन्वेस्टर होंगे वो किस में पैसा जाता है? वो कैपिटल अकाउंट में काउंट होता है. So if our capital account is increasing, that means our forex is also going to increase. So we are going to have a better BOP situation, balance of payment situation हमारी अच्छी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? जो रुपये का एप्रिसिएशन है वो भी ज्यादा होगा. Why? Because now there is more demand for rupee. The foreign investor is going to invest in the dollars convert होंगे रुपये के अंदर. So there is more demand for rupee. That's why the rupee is going to strengthen.
लास्टली डेप्ट मैनेजमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट के पास मोर एवेन्यूज है फंड रेज करने के लिए, सो इंडिया विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू मैनेज इट्स डेप्ट्स। कहीं और से वो इट कैन पुल आउट मोर मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंड इट कैन मैनेज इट्स डेप्ट इन अ बेटर मैनर। देन इट ऑल्सो रिड्यूसेस द स्कोप फॉर क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट, आई थिंक यू एवरीवन नोज अबाउट क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब ये है कि व्हेनेवर देयर इज अ बिग इन्वेस्टर, तो छोटे इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो इंडियन इकोनॉमी में जस्ट अज्यूम कि देयर आर 100 बिलियन रुपीज, कि इंडियन इकोनॉमी में 100 बिलियन रुपीज हैं। सो इफ गवर्नमेंट वांट्स टू टेक लोन फ्रॉम दी बैंक्स, अगर डोमेस्टिक बैंक से उसे लोन लेना है तो इट कैन गो टू 70 बिलियन रुपीज, वो 70 बिलियन रुपीज तक के लोन ले लेगा गवर्नमेंट, तो सिर्फ 30 बिलियन रुपीज बच जाएंगे प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास कम स्कोप होगा किसके लिए, टू गेट मोर फंड्स। तो उनको जो पैसा है वो महंगे रेट पे मिलेगा, मोर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी क्राउडिंग आउट इफेक्ट, कि क्राउड पूरा का पूरा हट गया। व्हाई? बिकॉज अ बिग एंटिटीज देयर, जो ज्यादा पैसा वहां से ले रहा है। सो दिस क्राउडिंग आउट इफेक्ट का जो स्कोप है वो कम हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज द इन्वेस्टर बेस हैज इंक्रीज्ड। पहले सिर्फ गवर्नमेंट के पास एक ही स्कोप था कि वो डोमेस्टिकली पैसा ले सकती थी। नाउ द स्कोप हैज इंक्रीज्ड टू द इंटरनेशनल लेवल, अब वो इंटरनेशनल मार्केट से ही पैसा ले सकती है। तो उससे क्या होगा, जो आपके अदर इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसमें पैसा डाल पाएंगे, राइट? सो दैट इज योर क्राउडिंग आउट इफेक्ट, वो भी उसका स्कोप भी इससे कम हो जाएगा। नाउ सी वन थिंग, व्हेन यू हैव मोर इन्वेस्टर्स, जब आपके पास ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं जो आपके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने को रेडी है, तो क्या हुआ, डिमांड इज देयर। जब डिमांड ज्यादा है तो आप सस्ते रेट पे लोन लोगे, तो सस्ते रेट पे जब लोन लोगे तो क्या होगा, जो बॉन्ड यील्ड है वो भी कम हो जाएगी। द बॉन्ड यील्ड इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज। सो व्हेन यू आर टेकिंग लोन, when you have more investors, then bond yield is going to decrease. Bond yield होती क्या है? Bond yield is actually the return an investor expects to receive each year from its terms of maturity. यानी जो बॉन्ड उसने बाय किए हैं उससे जो उसको इंटरेस्ट रेट मिलना है उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड यील्ड कहते हैं। जब ज्यादा लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू गो डाउन। जिस इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट को लोन चाहिए वो कम इंटरेस्ट पे उसको मिल जाएगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज मोर मनी इन द मार्केट फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट कैन टेक लोन्स। सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन आपका कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड इज गोइंग टू एक्सपेक्टेड टू गो डाउन। ये स्टेटमेंट राइट है, रॉन्ग है, सही है, गलत है? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग। सेकंड, एंटिसिपेटेड लार्जर डेब्ट इनफ्लोज आर लाइकली टू स्ट्रेंथन द रुपीज। यस, they are going to strengthen the Indian rupee. So both the statements are right here. Answer becomes option C, both 1 and 2. Now next question is question number 25. 25 says the concept of scheduled cooperative banks is often mentioned in news. What are the advantages a cooperative bank gain by being a scheduled bank? तो scheduled bank कब बनता है? A bank is known as scheduled bank if it is mentioned in the schedule 2 of RBI Act 1934। अगर वो RBI Act 1934 का पार्ट है तो इट इज नोन एज शेड्यूल्ड बैंक। तो शेड्यूल्ड बैंक के लिए बेनिफिट्स क्या रहते हैं? शेड्यूल्ड बैंक्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि दे कैन टेक लोन डायरेक्टली फ्रॉम द RBI एट अ वेरी मिनिमल इंटरेस्ट रेट। तो यानी जो रेपो विंडो है, रेपो एंड रिवर्स रेपो, आई थिंक यू नो अबाउट इट। जो रेपो विंडो है RBI की, उसको शेड्यूल्ड बैंक्स एक्सेस कर सकते हैं। यानी दीज कोऑपरेटिव बैंक्स कैन एक्सेस दिस रेपो विंडो या RBI से डायरेक्टली वो लोन ले सकते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग ए शेड्यूल्ड बैंक। नाउ शेड्यूल्ड बैंक होने के बाद व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट, या आप ये कह सकते हो रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगेंगे। सो व्हेनेवर एनी बैंक इज कॉल्ड ए शेड्यूल्ड बैंक, तो उसको पहली चीज तो क्या है, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसको मेंटेन करनी होगी, एंड दैट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज एक्चुअली हायर, नॉट द लोअर वन। सो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। दीज बैंक्स हैव टू मेंटेन अ हायर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। सेकंड, शेड्यूल्ड बैंक्स कैन एक्सेस डायरेक्ट एक्सेस फंड्स फ्रॉम द RBI's रेपो विंडो। दिस स्टेटमेंट इज राइट, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। थर्ड वन,
scheduled banks enjoy a relaxation in provisioning norms for the bad loans. तो what is this provisioning norms? provisioning norms होता क्या है? provisioning norms का मतलब ये है कि मान लो कोई बैड लोन कौन सा है कि जिसकी आशा है कि वापस नहीं आएगा या वो उसके जो EMI है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो टाइमली उनको नहीं रीपे कर रहा है, तो देयर इज अ ब्रेक इन द पीरियोडिसिटी ऑफ पेमेंट ऑफ द EMIs. तो कहीं ना कहीं आशा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दोज लोन्स कैन डिफॉल्ट. तो जो लोन्स डिफॉल्ट करने वाले हैं उसके लिए आपको एक अलग से अमाउंट रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि अगर वो बैड लोन कन्वर्ट हो गए NPAs में तो उनको आप कवर कर पाओ उस अमाउंट से. दैट इज नोन एज प्रोविजनिंग नॉर्म. सो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए प्रोविजनिंग नॉर्म्स रिलैक्स नहीं होते, वो टाइटन रहते हैं, वो और ज्यादा टाइटन हो जाते हैं, उनको और ज्यादा टाइट कर देते हैं. सो दिस थर्ड स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग. सो आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन ए, ओनली वन. सेकंड स्टेटमेंट हेयर इज राइट, अदर इज रॉन्ग. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे. क्वेश्चन नंबर 26 is about India's national logistic policy. The first statement is, it aims to bring down the logistic cost in India to 13% of the gross domestic product. ये statement right है wrong है, पहले ये बताओ मुझे. What do you think? This statement is right or wrong? See, 13% is too high. अगर ग्लोबली भी आप देखोगे तो ग्लोबली जो आपका एक तरह से लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 8% ऑफ द GDP होता है, ठीक है. एंड इंडिया के अंदर दिस वाज अ प्रीवियस फिगर जो हम लोग अज्यूम करके चलते थे, एंड जो न्यू फिगर आया है विच वाज गिवन बाय नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इट सेज दैट इंडियाज लॉजिस्टिक कॉस्ट इज अराउंड 7.8 to 8.3% इन द लास्ट डिकेड. 2012 से लेके 2022 तक, 2012 से लेके 2022 तक इट हैज बीन अराउंड 7.8 to 3%. तो ऑलरेडी अगर कम है तो वाई वी आर गोइंग टू हैव अ मोर टारगेट, वो तो गलत बात होगी. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ बिकम्स रॉन्ग. सो आंसर तो आपका डायरेक्टली आ जाएगा कि द आंसर इज ऑप्शन 4, क्योंकि पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट आपका ऑब्वियसली करेक्ट होगा ही होगा, वो क्वेश्चन डिफॉल्ट आपको देगा. So second statement कि India endeavors to be among the top 25 countries by 2030 in the logistic performance index, वो आपको easily आप उसको identify कर सकते हो. Now something about little about your national logistic policy basic objectives. I just tell you कि the basic objective is to develop a technologically enabled, integrated, cost efficient, resilient, sustainable and trusted logistic ecosystem in the country for accelerated and inclusive growth. What are the targets? पहला target क्या है कि जो कॉस्ट है लॉजिस्टिक्स की वो हमें रिड्यूस करने, उसको लेके आना है ग्लोबल बेंचमार्क बाय 2030. नाउ व्हाट इज ग्लोबल बेंचमार्क? तो ग्लोबल बेंचमार्क यूजुअली जो माना जाता है वो माना जाता है 8%. सो ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडीज वी आर अराउंड दिस फिगर इटसेल्फ, हम ऑलरेडी इस फिगर के आसपास हैं. सेकेंड, इंप्रूव द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग, एंडेवर टू बी अमंग द टॉप 25 कंट्रीज बाय 2030. ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी सही है, वो वहां पे सेकंड स्टेटमेंट भी यही था तो सही हो जाएगा. थर्ड इज क्रिएट डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक इकोसिस्टम. सो एक डेटा ड्रिवन मैकेनिज्म हमें क्रिएट करना है. सो दीज आर द 3 बेसिक टारगेट्स ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 says the primary purpose of the International Monetary Fund quota is to, what is IMF quota? IMF कोटा एक यू कैन से कि एक अमाउंट ऑफ मनी आपको कंट्रीब्यूट, हर एक कंट्री को कंट्रीब्यूट करना होता है IMF को, पर वो जो अमाउंट ऑफ मनी है वो डिसाइड किया जाता है एक फॉर्मूला के थ्रू कि इकोनॉमी उस कंट्री की कैसे है, कितनी वो इकोनॉमी ओपन है, हाउ द अदर थिंग्स आर देयर. सो देयर इज अ क्राइटेरिया बेस्ड ऑन विच एवरी कंट्री हैज बीन और एवरी मेंबर कंट्री ऑफ दिस IMF हैज बीन असाइंड वन कोटा, और इस कोटा के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि उस कंट्री की वोटिंग पावर कितनी होगी. For example, for 1 lakh SDRs, SDR is special drawing rights, जो कि एक अकाउंटिंग मेजर है IMF के लिए कि आपकी कितना आपका कोटा है वो किस में मेजर किया जाएगा, SDR में. So for every 1 lakh SDR you are given 1 vote. So the vote is counted कि for every SDR 1 vote is given plus there is some basic votes. सो इस तरीके से निकाला जाता है कि आपके कितना वोटिंग पावर एक कंट्री के पास होगा. सेकंड,
सेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर IMF लैंडिंग। तो किसी भी कंट्री को अगर IMF से लोन लेना है तो किसके बेसिस पे मिल पाएगा उसे लोन? उसके कोटा के बेसिस पे। द कोटा, अकॉर्डिंग टू द कोटा, अकॉर्डिंग टू SDRs जो उसके हैं IMF के पास, उसके अकॉर्डिंगली उसको IMF से लोन मिल पाएगा। सो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। थर्ड इज प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इससे एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी का कोई लिंक एज सच नहीं है। सो द थर्ड स्टेटमेंट बिकम्स wrong here. So the answer is option B, that is only 2. First and second statement are right. Third statement is wrong here. थोड़ा सा I just tell you about SDR also. SDR is not a currency as such. It is a accounting unit by the IMF. और उसकी वैल्यू किस पे कैलकुलेट की जाती है? It is calculated on the basis of weighted average of the 5 currencies. So the US dollar, Euro, Chinese renminbi, Japanese yen and British pound, इनके बेसिस पे, इनकी वेटेज के अकॉर्डिंगली SDR की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, राइट? नाउ द आंसर हियर इज ऑप्शन बी, ओनली 2. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. इट सेज with regard to the Asian premium often seen in news, consider the following statement. First statement is, it is extra discount provided by OPEC countries on crude oil supplied to Asian countries. So OPEC countries कौन सी हैं? OPEC countries are those countries which are known as oil producing countries, जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और उसको सप्लाई करते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया या गल्फ कंट्रीज हो गई. सो दे एक्चुअली कंट्रोल, इट इज एक्चुअली कार्टल. ये कार्टल है जो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल या रेगुलेट करता है बाय कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन पार्ट. द एशियन प्रीमियम इज एक्चुअली is an extra amount levied by the OPEC from Asian countries above the actual selling price. यानी इट मीन्स कि एशियन कंट्रीज को ज्यादा पे करना पड़ता है क्रूड ऑयल के लिए बजाय वेस्टर्न कंट्रीज के. तो एक एशियन प्रीमियम इसको हम बोलते हैं कि जो भी एशियन कंट्री होगी अगर वो क्रूड ऑयल बाय करती है तो दे हैव टू पे एन एशियन प्रीमियम. अब ये न्यूज में क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल 2018-19 में इंडियन गवर्नमेंट एंड चाइना ऑल्सो दे डिसाइडेड कि वी शुड पुट आवर वर्ड्स अगेंस्ट दिस एशियन प्रीमियम. व्हाई द एशियन कंट्री शुड पे मोर फॉर द क्रूड ऑयल. वेस्टर्न कंट्रीज को जब सस्ते रेट पे ऑयल मिल रहा है तो व्हाई द एशियन कंट्री शुड पे मोर. तो पहली चीज तो वो थी. दूसरा क्या है, अभी रिसेंटली रशियन यूक्रेन वॉर में इंडिया एक्चुअली ऑप्टेड फॉर रशिया कि हम रशिया से ऑयल ले लेंगे. दैट बिकम अ बार्गेनिंग पावर फॉर अस. दैट gave us a bargaining power also. So the Gulf countries actually agreed to waive off this or to reduce this Asian premium. Why? Because we increased our imports from the Russian country, or we increased our imports with respect to Russian crude oil. So उसकी वजह से उन्होंने अब देखा कि इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स रशियन ऑयल, तो दैट्स व्हाई दे सेड कि हम इस एशियन प्रीमियम को रिड्यूस कर देंगे, इसको खत्म भी कर देंगे. सो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. ये डिस्काउंट नहीं है. It is not at all a discount. It is actually the extra amount that is levied on the Asian countries. Second, reduction in Asian premium may lead to increase in the India's domestic interest rate. तो आप एक बात बताओ, अगर एशियन प्रीमियम को आप रिड्यूस करोगे तो इंडियन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द मॉनेटरी पॉलिसी? तो there will be no effect on the monetary policy of the country with respect to the Asian premium, क्योंकि वो तो एक ट्रेड का पार्ट है. So this second statement again becomes wrong because it is nowhere related with the domestic interest rate. So answer here becomes option D, neither one nor two, both the statements are wrong. Conceptually भी जो एशियन प्रीमियम की डेफिनेशन है वो गलत दी हुई थी, एंड सेकंड स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट विद द एशियन प्रीमियम पार्ट. ठीक है. Now next is question number 29. Question number 29 says PM Swanidhi is an initiative launched by the. So what is this PM Swanidhi? ये काफी न्यूज में भी रहा है. PM Swanidhi का मतलब क्या है? PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम. तो इसके अंदर क्या है, जो स्ट्रीट वेंडर्स उनको लोन अमाउंट दिया जाएगा दैट विल बी कोलेटरल फ्री. ठीक है. सो it is PM street vendors or Atmanirbhar Nidhi, PM Swanidhi is a special micro credit, these words are important, launched by Ministry of Housing and Urban Affairs for providing affordable loans to the street vendors. तो लोन कितने अमाउंट का होगा? The loan will be amount of 10,000 rupees and the tenure will be 1 year and it will be collateral free, यानी कोई उसके लिए कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, वो collateral free लोन होगा. इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलेगी अगर अर्ली रिपेमेंट हो जाता है लोन का एट द रेट ऑफ 7%. थर्डली, अगर
द पर्सन, द वेंडर हु इज टेकिंग द लोन, अगर वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करता है तो उसे ही विल बी गेटिंग कैशबैक इंसेंटिव्स, जैसे 100 रुपीज उसको मिल जाएंगे फॉर टेकिंग प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस। देखो 100 रुपीज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए होना हो। थर्ड लास्ट, ऑन टाइमली रिपेमेंट ऑफ द फर्स्ट लोन हायर लोन अमाउंट्स कैन बी गिवन। अगर आप टाइमली रीपे कर देते हो तो पहले 20,000 तक का लोन आपको मिल जाएगा, फिर आप दोबारा से रीपे करते हो, यानी आपका क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा होता जा रहा है तो आपको 50,000 तक का लोन भी मिल जाएगा इस स्कीम के अंदर। सो बेसिकली स्कीम किसके लिए? ये स्कीम है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। व्हाई? टू मेक देम सेल्फ सफिशिएंट। सो द आंसर है इज ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर। नाउ ये स्कीम कब लाई गई थी? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2020, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जून 2020। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्कीम, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 says which of the following are the key components of the Jal Jeevan Mission implementation strategy? First statement is retrofitting existing water. जल जीवन मिशन का मतलब क्या है? हर घर को पानी। It means हर घर को पानी। So इसमें एक पहला स्टेटमेंट है retrofitting existing water supply schemes to augment and ensure functionality। तो रेट्रोफिटिंग का मतलब क्या? पुरानी जो चीजें हैं, जो पुरानी वाटर सप्लाई स्कीम्स है उनको ठीक करना। तो ये स्टेटमेंट तो ऑब्वियस है, इसको तो इजीली कह सकते हो कि स्टेटमेंट ठीक होगी। एंड इट इज आस्किंग नॉट ए करेक्ट, नॉट पूछ रहा है ये, तो ये पहला तो सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड, ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स नियर ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, ये भी ठीक है, मतलब कि वी शुड हैव ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स, वो हो सकते हैं कहीं ना कहीं। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी ऑब्वियस स्टेटमेंट, तो इसको भी आप कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट आंसर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। Why? Because not correct it is asking. Third, large scale centralized water treatment plants in urban areas to supply rural areas through piped network. तो you just इसको एक बार एनालाइज करो स्टेटमेंट को। The statement is saying कि large scale centralized water treatment plants in urban centers to supply rural areas through piped network। तो पहली चीज तो ये है कि अर्बन सेंटर्स के को क्यों यूज किया जाए रूरल एरियाज के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए? ऑलरेडी रूरल एरियाज के पास ज़्यादा लैंड होता है, तो रूरल एरियाज के अंदर बनाए जा सकते हैं इजीली। और वो अर्बन एरियाज में क्यों हो? रूरल एरियाज के अंदर ही होने चाहिए वो। सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग बिकॉज ये लॉजिकली स्टेटमेंट कहीं ना कहीं फिट नहीं हो रही। दिस बिकम्स योर आंसर। लास्ट इज ट्रेनिंग कम्युनिटी लेवल पर्सनल ऑन ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। तो ये स्टेटमेंट इट इज वेरी ऑब्वियस स्टेटमेंट, तो करेक्ट है ये स्टेटमेंट, पर ये आंसर आपका नहीं होगा। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर because logically it is not going according to with the basic scheme के साथ भी ये नहीं जा रहा, ये it is not logically correct actually. So the third statement is wrong, it is not a part, it is not a component of the Jal Jeevan Mission. So the answer here becomes option C. So इस क्वेश्चन का एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ये है कि you should not be relying on the information part. You should also try to solve the question on the basis of the logic कि ये करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसको भी प्लीज आप जरूर देखा करें कि हाउ मच द स्टेटमेंट इज फिजिबली करेक्ट, कितनी फिजिबल है उसकी करेक्ट, उसके स्टेटमेंट का करेक्ट होना, ठीक है, वो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग द एमसीक्यूज। नाउ लास्ट क्वेश्चन द इकोनॉमी पोर्शन हियर, देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इकोलॉजी। लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम which of the following is not a permissible purpose for outward remittances? So इनमें से कौन सा पर्पस नहीं है आउटवर्ड रेमिटेंसेस के लिए? तो लेट्स सी अ लिस्ट, एक लिस्ट दी है आरबीआई ने जिसमें कि आप रेमिटेंसेस इस लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम के अंदर जो नहीं आएगा। नाउ वन थिंग इज देयर कि इसके अंदर एवरी ईयर यूएस डॉलर इतना अमाउंट ऑफ यूएस डॉलर रेमिटेंसेस की फॉर्म में दिया जा सकता है बाहर। तो किस किस फॉर्म में दिया? रेमिटेंसेस कहाँ कहाँ दोगे आप? गिफ्ट दे दिया आपने, या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उसके लिए आपने रेमिटेंसेस दे दी। आई थिंक यू नो द वर्ड रेमिटेंसेस, व्हाट इज रेमिटेंसेस, राइट? तो इट इज अ वन वे ट्रांसफर, जो वन वे ट्रांसफर दिया जाता है। जैसे मान लो कोई बाहर काम कर रहा है, तो बाहर काम कर रहा है एंड ही इज सेंडिंग सम पार्ट ऑफ हिज इनकम टू द फैमिली इन इंडिया, तो दैट इज कॉल्ड एज रेमिटेंसेस। सो इतना अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेस में दे सकते हो, तो दैट कैन बी फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, दैट कैन बी फॉर एजुकेशन के लिए हो सकता है, ट्रैवलिंग वगैरह के लिए हो सकता है। सो देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम आपको अलाउ करती है फंड्स ट्रांसफर करने के लिए, बट देयर आर सम एरियाज जहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए अलाउ नहीं करती है। सो वो एरियाज कौन से हैं? पहला एरिया क्या है कि अगर शेड्यूल 1 के अंदर किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है तो दैट विल नॉट बी अलाउड। एंड देयर इज ऑल्सो वन शेड्यूल 2 ऑफ द फेमा।
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स, जिसके अंदर भी एक लिस्ट दी हुई है जहां पे रेमिटेंसेस इस स्कीम के अंदर अलाउड नहीं होंगी। सेकंड, कोई भी मार्जिन या मार्जिन कॉल्स लेने के लिए, मार्जिन कॉल्स एक्चुअली स्टॉक मार्केट में यूज किया जाता है वर्ड, और वो अगर वो ओवरसीज एक्सचेंज के हिसाब के लिए किया जा रहा है तो दैट इज नॉट अलाउड, वहां पे रेमिटेंसेस नहीं दी जा सकती अंडर दिस LRS स्कीम। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, उसके लिए अलाउड नहीं है। देन फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए रेमिटेंसेस अलाउड नहीं है। देन कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द कंट्रीज which have been identified by financial action task force as non-cooperative countries and territories। यानी अगर FATF ने किसी को आइडेंटिफाई किया कि ये कंट्री कॉपरेट नहीं कर रही है तो उसमें कोई भी रेमिटेंसेस नहीं दी जा सकती। लास्ट वन इज टू इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज आइडेंटिफाइड एज पोजिंग सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ कमिटिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, यानी अगर लगता है कि कोई टेररिस्ट है या टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है तो उसको भी रेमिटेंसेस अलाउड नहीं होंगी। सो द आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन डी। डायरेक्ट आपको दिया हुआ है कि ट्रेडिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज बोर्ड, अगर फॉरेन एक्सचेंज बोर्ड के अंदर कोई ट्रेड करता है तो उसके लिए LRS स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। यू कैन नॉट प्रोवाइड रेमिटेंसेज अंडर दिस स्कीम। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। फ्रॉम हेयर योर इकोलॉजी पोर्शन स्टार्ट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज the stratospheric aerosol injection is a proposed social geoengineering method to combat global warming। देखो, सोशल जियो इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि यू आर एक्चुअली मैनिपुलेटिंग द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन दैट आर कमिंग टू द अर्थ सरफेस, तो उसे हम बोलते हैं सोशल जियो इंजीनियरिंग। दिस टेक्निक एम्स टू मिमिक द इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फिनोमिना। तो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज द स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। सो इफ यू सी there is a term known as global dimming। global dimming क्या होती है? global dimming means there is a decline in the amount of sunlight reaching earth। that is the basic definition of global dimming, कि जो भी सन की जो रेज आ रही हैं वो अर्थ सरफेस तक पूरी तरह पहुंच नहीं पा रही है, उसमें कुछ ना कुछ बीच में रुकावट आ रही है, दैट इज नोन एज ग्लोबल डिमिंग। जैसे मान लो clouds the cloud cover over the country increase, अगर वो cloud cover increase हो जाता है तो there will be global dimming, जिसकी वजह से सन रेज उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे और अर्थ सरफेस पे जो सोलर रेडिएशन है वो कम हो जाएगी। Now this figure shows what is this stratospheric aerosol injection। होता क्या है कि थ्रू पैराशूट आप लोग एक एरोसोल और सम सब्सटेंस विल बी सप्लाइड टू द स्ट्रेटोस्फीयर और वहां पे उसको इंजेक्ट किया जाएगा। When it will be injected, it is going to absorb water and it is going to form clouds। क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, जो सन रेज है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी एंड द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग को टैकल कर पाएंगे। सिमिलर फिनोमिना कहाँ होता है? आपके वोल्केनोज में भी होता है, जहां से जब एशेज वगैरह निकलती हैं, जो धुआं वगैरह वहां से निकलता है, वो धुआं एक क्लाउड कवर बना लेता है, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशन उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। So this stratospheric aerosol injection is based upon cooling effect following the large volcanic eruption। ये उसी तरह का एक इफेक्ट है जो वोल्केनिक इरप्शन में आता है। सो आंसर है इज ऑप्शन डी। आई होप ये समझ आ गया है कि हम कोई भी ऐसे केमिकल्स को स्प्रेड करेंगे जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन हो जाए और उसकी वजह से जो सोलर रेडिएशन है वो अर्थ के ऊपर ना रीच कर पाए, और ऐसे केमिकल्स में यूजली सल्फेट्स को यूज किया जाता है। सो सल्फेट्स आर यूज्ड, SO4 हो सकता है, SO4 माइनस और HSO4 माइनस भी हो सकता है इसके अंदर। सो सल्फेट्स आर बेसिकली यूज्ड एज दिस एरोसोल सबस्टेंस। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70। इट सेज in the context of methane reduction, consider the following statement. First is methane has shorter atmospheric life than carbon dioxide but higher global warming potential। दिस स्टेटमेंट आप बार बार देखोगे और मीथेन के ऊपर काफी ज्यादा अभी वर्किंग चल रहा है। वाई? बिकॉज इट इज बीइंग कैलकुलेटेड कि अगर हम मीथेन एमिशंस को भी कंट्रोल कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू कंट्रोल द राइज इन टेम्परेचर बाय 0.3 to 0.5 डिग्री सेल्सियस। जैसे वी हैव मेड अ टारगेट कि वी शुड नॉट अलाउ अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस। सो इसको कंट्रोल करने के लिए
लगभग 0.3 से 0.5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर राइज है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ मीथेन के एमिशंस को ही कंट्रोल कर लें तो उसी से हम ये अचीव कर लेंगे। बाकी जो आपका 1 से लेके 1.2% का जो ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर, वो हम दूसरी चीजों को कंट्रोल करके अचीव कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट। आई जस्ट टेल यू व्हाई। इफ यू टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका लाइफ स्पैन जो है 50 से लेके 200 ईयर्स तक का होता है, एंड इट्स ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज 1। उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है? 1 है। सेकंड इज मीथेन। मीथेन का जो लाइफ स्पैन है वो 12 से लेके 15 ईयर्स तक का होता है, तो यानी इट इज अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू CO2। पर उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा है, इट इज 21, यानी 21 टाइम्स ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से, एंड स्टिल द रिसर्च इज गोइंग ऑन। तो 21 तो एग्जैक्ट है, एंड इट कैन बी मोर देन दैट। 20 कहीं कहीं पे यू विल फाइंड दैट 21 से 30 भी दिया हुआ है, सो बी फ्लेक्सिबल इन दैट पार्ट। देन उससे ज्यादा किसका है? नाइट्रस ऑक्साइड का, जिसका 310 है और उसका लाइफ स्पैन भी ज्यादा है। देन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का, उसका 1.5 से 209 तक तो उसका लाइफ स्पैन है। उसके अलावा इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 12,000 तक जाता है। पर PFCs का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वो 6500 से 9200 तक जाता है, यानी ये 6500 टाइम्स ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू CO2। देन सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसका और भी ज्यादा है, 24,000 के अराउंड है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। सो दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू, ये आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। सो एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के रिगार्डिंग। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक हो जाएगा, इट हैज अ शॉर्टर एटमॉस्फेरिक लाइफ, 12 से 15 साल की है सिर्फ, और एज ए हायर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले एटलीस्ट 21 टाइम्स तो मोर है, मोर हीट एब्जॉर्प्शन इट कैन डू। सेकंड, मीथेन एमिशंस लीड टू ग्राउंड लेवल ओजोन पोल्यूशन। दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट, ये आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो। मीथेन इज लिंक्ड विद द ओजोन प्रोडक्शन एट द ग्राउंड लेवल। We have two types of ozone. One you can say is a good ozone, and another one you can say is a bad ozone. Good ozone जो आपको मिलेगी वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर मिलेगी, और इसका क्या काम है? अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करने का। तो जो ओजोन लेयर है आपकी वो किस में आएगी? वो गुड ओजोन के अंदर आएगी। बैड ओजोन कौन सी है? जो आपको सरफेस पे मिलेगी। सो जो सरफेस का मतलब क्या है? जो ट्रोपोस्फीयर के अंदर मिलेगी। अब ओजोन के साथ प्रॉब्लम ये है कि ओजोन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी रिएक्ट करता है, इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव, सो इट हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, सो जिसकी वजह से बैड ओजोन हो जाती है। सो इफ यू आर फाइंडिंग ओजोन एट द ग्राउंड लेवल, इट इज हार्मफुल। इफ यू आर फाइंडिंग ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, इट इज बेनिफिशियल। सो मीथेन जो है वो ग्राउंड लेवल ओजोन को बढ़ाता है, इट इंक्रीजेस द ओजोन पोल्यूशन एट द ग्राउंड लेवल। सो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज राइट हियर। Third, India has recently joined the Global Methane Pledge to reduce anthropogenic methane emissions. So ये statement आपका wrong है। India has not joined this initiative. इस pledge को इंडिया ने join अभी तक नहीं किया है। So answer here is option A, 1 and 2 only. अब इसको देख लेते हैं कि इसका what is this Global Methane Pledge और why और इंडिया ने इसको join नहीं किया अभी तक। दिस ग्लोबल मीथेन प्लेज का जो प्लेज है वो प्लेज क्या कहता है? वो कहता है कि वी हैव टू रिड्यूस द मीथेन एमिशंस एटलीस्ट 30% फ्रॉम 2020 लेवल्स बाय 2030, यानी 10 ईयर्स में हमें 30% रिडक्शन लेके आना है मीथेन एमिशंस के अंदर जो हमारे 2020 के लेवल्स हैं। एंड इट इज नॉट कंट्री स्पेसिफिक, ये ध्यान रखना, इट इज अ ग्लोबल टारगेट, यानी सब कंट्रीज को मिलके इसको लेके आना है, कोई इंडिविजुअल टारगेट्स यहाँ पे नहीं है। This coalition they are going to come together and वो सब मिलके इसको रिड्यूस करेंगे। तो दिस इज अ ग्लोबल टारगेट, ये एक चीज इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। एंड इट वाज लॉन्च्ड एट COP26 दैट इज एट ग्लासगो। जो आपका ग्लासगो में COP हुआ था UNFCCC का 2021 के अंदर, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था US और यूरोप के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। एंड देयर आर 155 पार्टिसिपेंट्स इन दिस ग्लोबल प्लेज। So this is basic about your global methane pledge, and here you can see the blue marked countries are those countries which are part of this global methane pledge, and India is not part of it, China is not part of it, then you can say Iran and these Middle East countries are also not part of this pledge, ठीक है।
नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71. Ambergris, ambergris a important term है, मतलब the keyword here is ambergris only, is a valuable animal product used in making perfumes, but its possession is illegal in India. It is associated with which of the following animals? So देखो, it has already told you about कि इसका basic purpose क्या है. It is actually a very costly product. तो ये जो मिलता है हमें, ये मिलता है sperm whale से. This is a sperm whale. ये ambergris हमें sperm whale से मिलता है. And ये एकदम से, इट इज नॉट लाइक दैट कि ये इट इज एक्सक्रीटिंग आउट दिस स्पर्म व्हेल. स्पर्म व्हेल इसको एक्सक्रीट आउट नहीं करता, ये इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बनता है. व्हेन दिस स्पर्म व्हेल डाइज, उसके बाद ये रिलीज होता है. तो आफ्टर द डेथ ऑफ दिस स्पर्म व्हेल, दिस ambergris इज रिलीज्ड इन द ओशन वाटर, और कुछ टाइम के बाद ये ब्राउनिश और ग्रेइश कलर ले लेता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड अदर रिएक्शंस. सो द आंसर हियर इज ऑप्शन बी, स्पर्म व्हेल. 73 पे क्वेश्चन नंबर 73 says, consider the following statement with regard to the persistent arsenic contamination of the groundwater in certain states of India. First statement, coal-fired thermal power plants are the primary source of arsenic in the groundwater. प्राइमरी सोर्स क्या होता है कि डायरेक्टली वो वहां पे उसको पोल्यूट कर रहा है. पर प्रॉब्लम इज दिस कि कोल फायर थर्मल प्लांट्स में क्या है, ये है हाई टेम्परेचर प्रोसेसेस. ये कैसे प्रोसेस है? हाई टेम्परेचर प्रोसेस है. टेम्परेचर ज्यादा होता है, हीट ज्यादा होती है यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये प्राइमरी सोर्स बन जाता है एटमॉस्फेयर के लिए. इट इज अ प्राइम सोर्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ आर्सेनिक फॉर द एटमॉस्फेयर, नॉट फॉर ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर के लिए नहीं है, एटमॉस्फेयर के लिए प्राइमरी सोर्स है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा. सेकंड, आर्सेनिक इज नेचुरली अकरिंग एलिमेंट फाउंड इन रॉक्स, ये करेक्ट है. इवन वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, वेदरिंग of rocks is one of the primary source of groundwater pollution. ठीक है. So first statement is wrong, second is right. The answer becomes option B, 2 only. Now थोड़ा सा एक बार arsenic pollution को भी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है. लॉन्ग टर्म इंटेक ऑफ आर्सेनिक कैन अफेक्ट, कैसे अफेक्ट करेगा आपको? ये स्किन कैंसर कर सकता है, ब्लैडर, किडनी, लंग कैंसर भी ये कर सकता है. इट कैन लीड टू डिजीज ऑफ द स्किन्स वगैरह की डिजीज आपकी हो सकती है. कलर चेंज हो जाएगा, हार्ड पैचेस वगैरह आ जाएंगे, या इट कैन ऑल्सो अफेक्ट ब्लड वेसल्स ऑफ लेग्स एंड फीट. इफ यू आर सप्लाइड विथ सॉल्युबल इनऑर्गेनिक आर्सेनिक, इट इज एक्चुअली टॉक्सिक, और इसके लार्ज डोजेज में ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स दिखाएगा. इट कैन ऑल्सो अफेक्ट योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, और अल्टीमेटली डेथ में भी ये कन्वर्ट हो सकता है. सर्वाइवर्स के अंदर देयर कैन बी बोन मैरो डिप्रेशन हो सकते हैं, हेमियोलिसिस हो सकता है, हिमेटोगैली हो सकती है, मिलोनोसिस हो सकता है, पॉलीन्यूरोपैथी हो सकती है, या एनसीलोपैथी भी हो सकती है. तो दैट मीन्स दैट आर्सेनिक का जो कंजम्पशन है, इट अफेक्ट्स इन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, एंड इट इज ऑल्सो फेटल अगर ये थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में आप कंज्यूम कर लो. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस आर्सेनिक पॉइजनिंग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74. इट सेज, with reference to the environmental organization in India, consider the following statement. पहला स्टेटमेंट है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ऑब्वियस स्टेटमेंट है, बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर. सेकंड, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. yes, this statement is also right. Third, Central Pollution Control Board has been constituted under Water Prevention and Control Pollution Act of 1974. This statement is also right. So the answer here becomes option C, all three. All the three are correct here. Next is question number 75. It says, with reference to the eco-sensitive zones, consider the following statement. तो eco-sensitive zone होते क्या है, पहले ये देख लो. According to the National Environment Policy, eco-sensitive zones are areas, वो areas हैं which have been identified as environmental resource and have incomparable values which require special attention for their conservation because of its landscape, wildlife, biodiversity, historic and natural value. तो जैसे you have your, मान लो कोई नेशनल पार्क है, तो उसके जो आसपास का एरिया है वो क्या बन जाएगा आपका इको सेंसिटिव जोन. तो इट इज अ रूल एक्चुअली 10 किलोमीटर का जो रेडियस है किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का या किसी भी नेशनल पार्क का या प्रोटेक्टेड एरिया का, उसको इको सेंसिटिव जोन हम लोग कंसिडर और डिफाइन कर सकते हैं, उसको नोटिफाई किया जा सकता है एज एन ESZ. जब भी किसी एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिफाइन किया जाएगा तो देयर विल बी सर्टेन एक्टिविटीज जो वहां पे नहीं की जा सकती, जैसे कि
कमर्शियल माइनिंग इज नॉट अलाउड, स्टोन क्वेरिंग, क्रशिंग यूनिट्स वहां पे अलाउड नहीं है, कोई मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वहां पे नहीं लगाया जा सकता, देन हजार्डस सब्सटेंस की हैंडलिंग वहां पे नहीं हो सकती, देन अनट्रीटेड इफ्लुएंट्स कैन नॉट बी डिस्चार्ज देयर, ब्रिक क्लिन्स जो आपके जहाँ पे ईंटों के जो भट्टे होते हैं वो भी वहां पे नहीं सेट किए जा सकते, देन एनीथिंग दैट इज पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ भी है वो वहां पे नहीं लगाई जा सकती। नाउ इन दिस इको सेंसिटिव जोन्स एग्रीकल्चर इज अलाउड, डेयरी वगैरह पोल्ट्री वगैरह ये सारी चीजें वहां पे अलाउड होंगी, एक्वाकल्चर सब कुछ वहां पे अलाउड रहेगा, यानी प्राइमरी एक्टिविटी रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर इट इज अलाउड देयर। नेक्स्ट इज कुछ एक्टिविटीज को हम रेगुलेट करते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से रिलेट करती हैं, तो इसमें यू कैन हैव रोड्स का वाइडनिंग करना, नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज अलाउड रहेंगी वहां पे, देन वहां पे सिविक कम्युनिटीज आप बना सकते हो। रेगुलेटेड जो एक्टिविटीज उसमें क्या क्या आ सकता है कि ट्रीज को गिराया जा सकता है पर इन रेगुलेटेड मैनर, कंट्रोल्ड मैनर में, परमिशन के साथ। होटल्स वगैरह रिजॉर्ट्स वगैरह को वहां पे एस्टेब्लिश किया जा सकता है, कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर वहां पे हो सकता है, वहां पे इलेक्ट्रिकल केबल्स को भी लगाया जा सकता है कि एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो चीजें रिलेट करते हैं, जो डेवलपमेंट के साथ रिलेट करते हैं वो वहां पे की जा सकती हैं, पर जो हजार्डस एक्टिविटी, जो पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज है वो वहां पे इको सेंसिटिव जोन में अलाउड नहीं होंगी। सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन सेज ESZ are notified under the Environment Protection Act of 1986। ये स्टेटमेंट राइट है रॉन्ग है? दिस स्टेटमेंट इज राइट हियर, they are notified under Environment Protection Act of 1986। Second statement, ESZ are areas inside National Park and Wildlife Sanctuaries which require special attention for their conservation। I already told you कि मान लो ये नेशनल पार्क है तो इसके जो आसपास का एरिया होगा 10 किलोमीटर वाला, उसको हम लोग इको सेंसिटिव जोन में कंसिडर करेंगे, उसको नोटिफाई करेंगे। तो दे आर नॉट इनसाइड, दे आर अराउंड और आउटसाइड द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 सेज India's Himalayan region is particularly vulnerable to glacial lake outburst floods. Which of the following is the most significant factor contributing to this vulnerability? So already वो कह रहा है कि glacial lakes के outburst के लिए वो responsible है। So the first statement, retreating glaciers forming numerous pro-glacial lakes, this is the right answer here। अगर आप बाकी statements को देखोगे तो देखोगे ये डिफोरेस्टेशन के साथ रिलेट करता है तो दिस इज नॉट करेक्ट। ये बेड रॉक की डोमिनेंस की बात करता है तो दिस इज अगेन रॉन्ग। ये फिर इंटेंस मॉनसून रेनफॉल की बात करेगा यानी क्लाउड बस्ट की ये बात कर रहा है तो दिस इज अगेन रॉन्ग। सो द आंसर हियर इज ऑप्शन ए। और ये प्रो ग्लेशियल लेक्स होते क्या है? व्हाट हैपेंस इज दैट जो मोरैन होते हैं, मोरेन्स, यू नो व्हाट इज मोरेन्स, जो भी आप ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं जो सेडिमेंट्स वगैरह लेके आते हो कहीं ना कहीं पे जम जाएंगे, तो क्या होगा एक तरह से एक डैम टाइप की सिचुएशन बना देगा और ये ग्लेशियर यहाँ पे पिघलता रहेगा एंड इट इज गोइंग टू एक्यूमुलेट वाटर। तो ये बन जाता है आपका प्रो ग्लेशियल लेक, यानी ग्लेशियर के बाद ये लेक बन जाएगा। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा दिस डैम इज गोइंग टू ब्रेक और जिसकी वजह से फ्लड्स आ जाएंगे, तो दैट बिकम्स योर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। तो सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकली करोगे तो इजिली हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन ए हियर। Next question number 77. It says towards 1000 strategy guiding principle for the International Solar Alliance। International Solar Alliance कौन सा है? It was, ये इंडिया का इनिशिएटिव है जो इंडिया COP21 में इंट्रोड्यूस किया था इन द पेरिस समिट। द हेडक्वार्टर्स आर इन, प्रेजेंटली गुरुग्राम के अंदर है हेडक्वार्टर्स इन हरियाणा। सो दिस इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था इन COP21 पेरिस की। जितने भी सोलर जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच में जो कंट्रीज आती हैं, दे हैव अबंडेंस ऑफ सोलर एनर्जी। वो सूर्यपुत्र हैं, जो टर्म दी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, दे आर सूर्यपुत्र, सो दे शुड फोकस अपॉन जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम दी सोलर वोल्टेक सेल्स, और सोलर एनर्जी को हमें जनरेट करना है। नाउ दिस मेंबरशिप हैज बीन ओपन टू दी ऑल UN मेंबर्स। पहले बेसिकली ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली कंट्रीज के लिए था। Now all the UN members can be member of this International Solar Alliance। Now इसका एक इनिशिएटिव है that is known as towards 1000 strategies। इसके अंदर 4 टारगेट्स है। पहला टारगेट क्या है?
मोबिलाइजिंग $1000 बिलियन फॉर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकेंड, प्रोवाइडिंग एनर्जी एक्सेस टू 1000 मिलियन पीपल यूजिंग क्लीन एनर्जी सोल्यूशन, ये भी करेक्ट है। थर्ड, इंस्टॉलेशन ऑफ 1000 गीगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी, ये भी करेक्ट है। एंड लास्ट, मिटिगेट ग्लोबल सोलर एमिशंस ऑफ 1000 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एवरी ईयर, ये भी करेक्ट है। सो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। बेसिकली दिस इज अ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन एंड क्योंकि दिस इज अ इंडियाज इनिशिएटिव, सो यू शुड एक्चुअली स्टडी दिस। अगर नहीं पढ़ा तो इसको प्लीज कवर अप कर लो। आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 says which of the following describes the term ecocide often seen in news। देखो इकोसाइड कैसे आप किसके साथ आप रिलेट कर सकते हो, जैसे एक वर्ड में बोलूं जीनोसाइड, तो कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेट कर पाओ कि साइड वर्ड इज हियर, साइड वर्ड इज हियर, सो इट रिलेट्स विद किलिंग। तो इकोसाइड बेसिकली मींस किलिंग वंस होम और एनवायरमेंट, किसी के एनवायरमेंट को मारना, उसे हम क्या कहते हैं, इकोसाइड कहते हैं। ये टर्म जो दी गई थी किसने दी थी? फर्स्ट टाइम दिस टर्म वाज गिवन बाय आर्थर गेल्स्टोन इन 1970s। और क्यों दी थी उन्होंने? क्योंकि वियतनाम वॉर के अंदर यूएस ने यूज किया था एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज कुछ नहीं था, एक केमिकल था, एक हर्बिसाइड था जो कि प्लांट्स को किल करता है। व्हाट हैपेंड इन द वियतनाम वॉर, दे वर फॉलोइंग, वियतनामीज पीपल वर फॉलोइंग ए गुरिल्ला वॉरफेयर। तो वो छुपकर वॉर करते थे, और क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यूएस सोल्जर्स थे वो वहां पे टैकल नहीं कर पाए सिचुएशन को। दे डोंट नो कि कहां कहां पे लोग छुपे हुए हैं। टू क्लीन आउट दैट एरिया, उस एरिया में से वेजिटेशन को हटाने के लिए, जो कवर गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए चाहिए था, उसको हटाने के लिए दे यूज दिस एजेंट ऑरेंज, जिससे कि वहां की बायोडाइवर्सिटी पे काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। तो उस टाइम पे इस टर्म को उन्होंने पहली बार यूज किया था इकोसाइड, कि दिस अमाउंट्स टू किलिंग ऑफ वंस होम और एनवायरमेंट, राइट। नाउ इकोसाइड में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जैसे पोर्ट एक्सपेंशन हो गया। आज के टाइम पे तो यू कैन एक्चुअली इंक्रीज द एम्बिट ऑफ इकोसाइड, इवन अगर डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज नॉट सस्टेनेबल, दैट इज ऑल्सो इकोसाइड। तो एनी पोर्ट एक्सपेंशन, डिफॉरेस्टेशन, इलीगल सैंड माइनिंग, पोल्यूशन, पोल्यूटिंग रिवर्स और पोल्यूटिंग इवन एनवायरमेंट अमाउंट्स फॉर इकोसाइड। सो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बहुत सिंपल है फिर, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट बाय डेलिबरेट ह्यूमन एक्शन, दैट इज नोन एज इकोसाइड। So simple answer option A. Next, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देखो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया है? वो इंट्रोड्यूस किया यूरोपियन यूनियन ने। सो इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का एक टारगेट है फिट फॉर 55 इन 2030, जिसमें इट वांट कि एटलीस्ट जो कार्बन एमिशंस हैं इट इज गोइंग टू रिड्यूस बाय 55%, एटलीस्ट बाय 55% बाय 2030 फ्रॉम द 1990 लेवल। यानी 1990 के अंदर जो लेवल्स थे उसके 55% तक वो उसके 55% तक रिड्यूस करेगा अपने कार्बन एमिशंस को। यानी अगर मान लो 1990 के अंदर हम अज्यूम करें कि द कार्बन एमिशंस वर 100, तो उसको 45 लेके आएगा बाय 2030, यानी देयर विल बी रिडक्शन ऑफ 55% कार्बन एमिशंस। तो उसी के लिए यूरोपियन यूनियन ने इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया है। इसके अंदर व्हाट इट इज सेइंग इज दैट क्योंकि इन यूरोप दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक द कंपनीज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, टू अडॉप्ट मोर एनवायरमेंट और क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, जहां की जिससे कि कार्बन एमिशंस कम हो जाए। बट उसके साथ साथ दे आर ऑल्सो हैविंग कि जो भी इंपोर्ट्स होंगे यूरोप के अंदर, दोज इंपोर्ट्स, उनका जो प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट है वो भी कंट्रोल किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एमिशन। फॉर एग्जांपल, these 6 industries have been identified: aluminium, cement, electricity, fertilizer, hydrogen, iron and steel। इसके अंदर जो कार्बन एमिशंस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, एंड these industries you should know, ये आपको पता होनी चाहिए। if you don't know तो प्लीज note them down। तो इसके अंदर कार्बन एमिशंस काफी ज्यादा हैं। सो इन इंडस्ट्रीज को कंट्रोल, इन इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो इंपोर्ट है वो कंट्रोल किया जाएगा, सो दैट वो कार्बन एमिशंस भी कंट्रोल किए जा सके। यानी जो एल्यूमिनियम कम कार्बन एमिशंस के साथ मैन्युफैक्चर हुआ है, सिर्फ उसी को अलाउ किया जाएगा इंपोर्ट के लिए। इफ द कार्बन एमिशंस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एल्यूमिनियम आर मोर, अगर वो ज्यादा है कार्बन एमिशंस,
तो इसका इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। दैट इज व्हाट दिस कार्बन CBDM इज वांट्स टू से, यानी इट वांट्स टू से कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में अगर कार्बन एमिशन ज्यादा हुआ है तो उस प्रोडक्ट का जो इंपोर्ट है वो बैन कर दिया जाएगा। यानी ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशंस विल बी अलाउड in manufacturing of that product, only then it will be allowed to be imported in the country, in the European Union or European Union nations. So ये 3 phases में actually इसको implement करेगी यूरोपियन यूनियन। पहला फेज जो है वो अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो गया था और ये 2025 तक जाएगा। इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज। इसे क्या कहेंगे? ट्रांजिशनल फेज। इस फेज के अंदर जो भी इंपोर्टर्स हैं वो इन 6 सेक्टर्स के लिए जो भी वो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग करेंगे कि कितना कार्बन एमिशन इसमें हो रहा है। देन उसके बाद फेज आएगा 2026 में जिसका एक्चुअल फेज शुरू होगा, जहां पे ये पूरा इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसके टाइम पे एक कार्बन टैक्स लगाया जाएगा ऑन दिस अबव प्रोडक्ट्स या कोई और प्रोडक्ट जो आइडेंटिफाई करता है यूरोपियन यूनियन, किसके ऊपर? फॉर द कार्बन एमिशन। तो एक कार्बन टैक्स उसके ऊपर इंपोज किया जाएगा। उसके बाद बाय 2030 सारे के सारे जितना भी इंपोर्ट यूरोपियन यूनियन में होता है उन सब के ऊपर ये कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। तो यानी पहले इन 6 चीजों के ऊपर टैक्स रहेगा, उसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। बाय 2030 सारे के सारे जितना भी ओवरऑल इंपोर्ट यूरोप के अंदर होता है उसके अंदर सबके ऊपर ये टैक्स, कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन सेज it is designed to encourage countries to increase their efforts in reducing carbon emissions by putting a price on the carbon content of the import। करेक्ट है। जो भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं यूरोप के अंदर उनके ऊपर एक कार्बन टैक्स लगाया जाएगा एंड व्हेन देयर विल बी कार्बन टैक्स, तो जो कंट्रीज है जहां से वो इंपोर्ट हो रहा है वहां पे क्या होगा? दे आर गोइंग टू अडॉप्ट मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट हियर। सेकंड, it applies only to the raw materials excluding finished products to minimize the impact on consumer goods। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अभी तो हमने देखा कि जैसे आयरन स्टील है वो भी फिनिश्ड में आएगा, वो इंटरमीडिएट में आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी है वो फिनिश्ड गुड है, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर भी इंपोज किया जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग हियर। थर्ड, डेवलपिंग कंट्रीज आर्ग्यू दैट CBAM is unfair trade barrier that disproportionately affects their economies and hinders their development। देखो डेवलपिंग कंट्रीज के पास पहली बात तो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू कंप्लेन अबाउट इट। एंड सेकेंडली, यूरोपियन यूनियन इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग कार्बन एमिशंस इन देयर कंट्रीज दे आर टारगेटिंग द कार्बन एमिशंस ऑफ द अदर डेवलपिंग कंट्रीज जिनके पास ऑलरेडी फंड्स की कमी है। सो इट इज समहाउ ऑल्सो सीन एज अ मैकेनिज्म टू क्रिएट बैरियर्स फॉर द ट्रेड। ये एक्चुअली ट्रेड बैरियर की तरह भी देखा जा रहा है इस चीज को। सो दे आर पुटिंग अ कार्बन टैक्स, दे आर एक्चुअली पुटिंग अ ट्रेड बैरियर फॉर द इंपोर्ट्स इन द वेक ऑफ कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स को दिखाकर वो एक ट्रेड बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज अ जेन्युइन कंसर्न ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट हियर। सो द आंसर हियर बिकम्स ऑप्शन बी। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। Now next is, okay, I have discussed this part. Now next is question number 80. It says, consider the following statement. Asiatic loins are found only in the state of Gujarat. This statement is right. गुजरात में ही ये मिलते हैं सिर्फ। एशियाटिक लॉइंस आपको और कहीं नहीं मिलेंगे until unless उनको reallocate किया जाए। Second, male Asiatic loins usually have shorter and thinner male compared to their African counterparts। इसको देख लेते हैं एक बार। देखो, if we compare the Asian African loins, तो अफ्रीकन लॉयंस, द मेल एशियाटिक लॉयंस डू नॉट लिव विद देयर फीमेल्स। पहली चीज तो ये है, पहला डिफरेंस ये है इन दोनों के बीच में। सेकंड, एशियाटिक लॉयंस हैज शॉर्टर, स्पार्सर एंड डार्कर मेन कंपेयर टू द फुलर मेन ऑफ द अफ्रीकन लॉयल। तो मेयर क्या होती है? मेयर एक्चुअली ये बाल हैं जो आसपास इसके होते हैं, तो दैट इज नोन एज मेयर। इट इज नोन एज मेयर। नेक्स्ट, ये बेसिकली गुजरात में ही पाए जाते हैं एशियाटिक लॉयंस, इंडिया के अंदर। नेक्स्ट इज Asiatic loins are slightly smaller than the African loins, and the most distinguishing character of Asiatic loins is the longitudinal fold of skin that runs across its belly that is absent in the African loin. So this is the basic difference between Asiatic and African loins. Now coming back to the question, first statement is correct. पहला statement तो correct है कि ये सिर्फ गुजरात में मिलते हैं। Second, male Asiatic loins usually have shorter, thinner mane, ये सही है, and also it is darker, ये डार्कर भी होती है एज कंपेयर टू द
African lions. So second statement is right. Third, all lions have been covered under the recently launched International Big Cat Alliance. This statement is right here, and you should cover this Big Cat Alliance also. इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को भी एक बार आप कवर कर लेना. दिस इज एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव एक्चुअली. सो आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन सी. ऑल द थ्री आर करेक्ट हेयर. नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर माय पार्ट. Recently, the government of India has taken various measures for the conservation of dolphins. In this context, consider the following statement. All dolphins are whale. बताओ ये right है wrong है? Is it right or wrong? All dolphins are whale. मैं actually CSAT का क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है. All dolphins are whale. Right or wrong? This statement is right. If you are not aware, तो please consider this. जितने भी dolphins हैं whales का ही part हैं. And whales are actually mammals. तो dolphin भी mammals हैं. They are air breathing mammals and all dolphins are part of whale. तो ये dolphin है, ये whale है. So this statement, first statement is right here. Second, all dolphins are mammals. This statement तो ये तो obvious है. Dolphin is a mammal. It has actually mammary glands. It give birth to young ones. तो ये mammals है. So second statement is right here. Third, all dolphins are blind. This statement is again wrong. देर इज अ मिक्स. जैसे गेंगीज डॉल्फिन जो है दैट इज ब्लाइंड, वो ब्लाइंड है. एंड देन यू टॉक अबाउट दिस, देन यू टॉक अबाउट द ओशन गोइंग डॉल्फिन. जो ओशियनिक डॉल्फिन्स हैं, ओशन गोइंग डॉल्फिन जो है दे आर नॉट ब्लाइंड. दे कैन वेरी वेल सी बिकॉज उन्हें ऑप्शंस में ज्यादा दूर तक नेविगेट करना होता है. सो दिस थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Answer here becomes option A, 1 and 2 only. Now, one last thing here is that this whales, they are part of the order Cretaceae. ये Cretaceae order का part है. They are mammals. Mammals के अंदर एक order होता है Cretaceae. तो they are part of this Cretaceae order. Whales and as well as dolphins. So for the last question, the answer here is option 1 and 2 only. So with this, we conclude the session for the ecology and economics. Thank you very much.